बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और सुबह का आगाज़ आपके साथ। और आज हम कुछ बात करने वाले हैं उन लोगों के हवाले से जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मसला ये आता है, सिर्फ मैं हर दफ़ा ये बात एक तो बात मैं हमेशा डिस्कस कर ही रही होती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो परेशानी में ना हो। बाज़ लोग उसे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करके, कुछ अपने दोस्त उनके बड़े अच्छे किस्मत से मिल जाते हैं जो उनको अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं और उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। कुछ के फैमिली मेम्बर्स उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कुछ के ये होता है कि टीचर्स, उनके प्रोफेसर्स, उनके वो बहुत उनको स्ट्रेंथ देते हैं। कुछ के स्कूल, इंस्टीट्यूट, हर जगह पे। कुछ के आपके ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके कोलीग्स होते हैं, जिनका कोई उनसे वो नहीं होता कि कोई उनका कोई मतलब हो, कोई गर्ज हो, लेकिन आपके कोलीग्स हमेशा आपके साथ अच्छा बर्ताव रखते हैं और आपका उस डिप्रेशन से निकालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो बड़े ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं और अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो अपनी बिल्कुल ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं। एक तरह से डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं और उनके लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है कि उनके लिए कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं, किस तरह से उनसे बात की जाए, किस तरह से उसको डिप्रेशन से निकाला जाए। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, टॉक्सिकेशंस में कितने लोग आ जाते हैं उनको उस चीज़ से निकालने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो आप जिस तरह सीपी चाइल्ड हो गया या ऑस्टेटिक हो गया, बहुत सारे ऑस्टेटिक है ना, ऑटिज़म हो गया, और बहुत सारे ऐसे और जो है प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे जहनी मसाइल हैं जिनको सॉल्व करना बेइंतहा ज़रूरी है। और इसके हवाले से हमारे साथ जो मेहमान हैं, पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊंगी, उनसे बहुत अच्छी गपशप रहेगी और आपने शो को जो है बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं शानिया ज़ीशान है, फाउंडर ऑफ काइंडलर्स, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे हम पूछेंगे कि काइंडलर्स भी आपने क्यों एक्चुअली जो है वो लेकर आए और इंस्टीट्यूट क्यों बनाया, किस तरह से, क्या हुआ, बहुत ज़रूरी होता है ये सब भी जानना। डॉक्टर विनेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और साथ ही जो है योगा मेडिटेशन ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बड़े इम्पोर्टेंट और मेन किरदार होता है जितने भी ऐसे वो जो फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल हो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ख्याल रखें। अच्छा, उम्मे हरम है जो साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही जो है आप इस लोगों को गाइडलाइन भी दे रहे होते हैं, उनको समझा भी होते हैं। एक तो हम ये साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट, हर एक का अपना अपना जो है, यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकाइट्रिस्ट भी होते हैं। साइकाइट्रिस्ट आर आल्सो डिफरेंट, राइट? वो मेडिसिन से आई थिंक वो सही कर रहे होते हैं। साइकाइट्रिस्ट बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर वेरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज। और साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको थेरेपीज़ देते हैं। आप अगर आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन या जो भी मेंटल हेल्थ आपको मसाइल हैं तो उसमें आपको गाइड करते हैं। आपको मतलब एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है साइकोलॉजिस्ट का और जो बंदा थेरेपी के लिए आता है कि वो जो जैसे जैसे अपने मसाइल बताते हैं, स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट उनको बताएंगे किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंस्टीट्यूट जो आपका किंडलर्स जो है, इस पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, फिर हम उसके आएंगे, और कौन कौन से सिंड्रोम्स पे काम हो रहा है। जी देखिए, मैं बताती चलूँ, ये मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है बेसिकली, और हम लोग जो हैं वो पूरी कम्युनिटी के लिए ही, जैसे अडल्ट हो गए, टीनेजर्स हो गए, पेरेंटिंग कम्युनिटी हो गई, बच्चे हो गए, तो ज़्यादातर इनके जो भी मसाइल हैं, उनको जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, अगर वो एंग्जाइटी है, वो डिप्रेशन है, वो पर्सनैलिटी के इश्यूज़ हैं, देखिए अभी चूँकि हमारा ऑनलाइन है, हाँ देखिए डिसेबिलिटी का इशू ये होता है कि उनके साथ फिजिकली आपको काम करना होता है। जी, तो अभी फ़िलहाल हम लोग हमारा कोई फिजिकल सेटअप नहीं है, तो हम लोग जो है वो जो दूसरे मसाइल हैं उनको देखने, बच्चों की जैसे कोई और डिफाइंस है, पेरेंट्स जैसे लेके आते हैं, या एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, उनको तो देखें आप ऑनलाइन थेरेपी में या उसमें जो है आप उनको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन फिजिकली ऐसे बच्चों के लिए पूरा एक सेटअप होता है जिसमें उन लोगों को, तो उसके लिए डॉक्टर विनेश जो है बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि अगर कोई सीपी चाइल्ड है या इस तरह कुछ बच्चे आते हैं तो फिर आप उनको ट्रीट करते हैं क्लिनिक में? जी, हम बेसिकली फिजियोथेरापिस्ट हूँ मैं,
تو جیسے سیریبل پالسی جو آپ ڈیزیز کہہ رہی ہیں سی پی سیریبل پالسی جس میں دوران حمل یا اس سے پہلے یا بعد میں تو دشواری آئے جب بچے کو آکسیجن پراپر نہیں ملتی تو وہ سی پی چائلڈ ہو جاتا ہے. تو برین ایک یونیورسٹی کی طرح ہے تو اس میں ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, کھانے پینے کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہاتھوں کی موومنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے, پیروں کے چلنے کا ڈپارٹمنٹ ہے, بولنے کا ڈپارٹمنٹ ہے. جو جس ایریا کو آکسیجن پراپر نہیں ملتی وہ ہماری جسم میں کمی یا نقص آ جاتا ہے جس کو فوکل ڈیفیسٹ بھی بولتے ہیں میڈیکل کی لینگویج میں. تو ایسے بچوں کی فزیوتھراپی ہوتی ہے, سائیکو تھراپی ہوتی ہے, نرسنگ کیئر ہوتی ہے, پوزیشننگ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بچے ان میں بھی ٹائپس ہوتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں نا سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں, ایون دے آر فزیکلی ڈسیبل پر مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. کچھ بچے ان کو فزیو تھراپی کے ذریعے سائیکو تھراپی کے ذریعے ان کا جو ہے وہ پھر علاج ہو سکتا ہے. بالکل ڈیپینڈز آن دا چائلڈ ٹو چائلڈ نا. ہاں ڈپینڈ آن چائلڈ ٹو چائلڈ. کچھ سیویئر کیسز ہوتے ہیں جن میں ہم بہتری کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے, مزید وہ خراب نہ. ایون ایج فیکٹرز جو ہوتے ہیں یا جو کسی کو اسٹروک ہو جائے کچھ ہو جائے ان کو بھی آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. اسٹروک جو ہے آج کل تو ینگ ایج میں ہو رہا ہے, ویسے یہ پہلے 45 ابو یا 40 ابو ہوتا تھا, پر ابھی تو جو ریسنٹ کیسز ہم دیکھ رہے ہیں 25 ایئرس ینگ پیشنٹ بھی ہمارے پاس اسٹروک کے آتے ہیں. اسٹروک کی پوری ایک ریہیب ہوتی ہے جس کو موٹر ری لرننگ پروگرام کہتے ہیں, جس میں اگر ایک سائیڈ آپ پیرالائزڈ ہو گئے, رائٹ اینڈ لیفٹ پیرالائزڈ ہو گئے, تو اس کے بعد پراپر فزیکل تھراپی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی اسپیچ بھی چلی جاتی ہے تو اسپیچ تھراپی ہوتی ہے, آکیوپیشنل تھراپی ہوتی ہے. یہ ٹیم ورک ہے, اس کو بولتے ہیں ریہیبلیٹیشن. یہ کچھ تو میں نے یہ سنا ہے کہ مطلب دیکھا ہے کہ فزیکلی آپ ٹھیک کر لیتے ہیں, کچھ کہیں ہوتا ہے کچھ مشینز بھی یوز کرنی پڑتی ہے تو آپ لوگ وہ بھی یوز کرتے ہیں. بالکل, اس میں جیسے کچھ پیشنٹس کھڑے نہیں ہو پا رہے تو آج کل ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے, ٹلٹ ٹیبل آ گیا ہے الیکٹریکل, اس کے تھرو آپ اس کو انکلائن کر کے کھڑا بھی کرتے ہیں. کچھ الیکٹریکل کرنٹس ہیں جو مسلس آپ کے کام نہیں کرے, بالکل چھوڑ دیا ہے جسم نے, تو مسلس لگائیں گے تو وہ موومنٹ آئے گی. مسلس پہ جب وہ کرنٹ ہم اپلائی کرتے ہیں تو موومنٹ کریٹ کرتے ہیں, جو ٹون ہوتا ہے مسلس کا ان کو بڑھاتے ہیں. تو الیکٹریکل ماڈیولٹیز ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہے, بہت ساری تھراپیز ہیں. پراپر ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے, ہمارا جمنازم ہوتا ہے جس میں مشینز بھی ہوتی ہیں اور الیکٹریکل ماڈیولٹیز بھی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں سارا جو ہے ایک آپ کا. تو یہ آپ ہی کے کلینک آ کے پھر جو ہے مطلب آپ کے ذریعے ان کے کلینک جایا جاتا ہے یا یہ آپ کے کلینک پہ ہی سارا سیٹ اپ ہے, یا آپ لوگ کیا کولیبریٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں ان کے تھرو ہمارے پاس اسٹروک کے پیشنٹ آتے ہیں. بٹ یو ہیو یور اون وہ پورا سیٹ اپ یا انہی کے ساتھ ہے؟ یوگا اور میڈیٹیشن بھی کراتا ہے. یوگا میڈیٹیشن تو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے الگ سے. ویسے میں آغا خان ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں, تو وہاں تو ہمارا بہت اچھا سیٹ اپ ہے, ایڈوانس سیٹ اپ ہے. نہیں, میرا مطلب جب آپ ان کے پاس آتا ہے پیشنٹ, ان کے کلینک آتا ہے تو آپ لوگ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے لائک وہ پھر آغا خان میں بھیجتے ہیں یا آپ نے اپنا انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کوئی سیٹ اپ لگایا؟ میں یہ پوچھنا چاہوں. میں بتانا چلوں کہ دیکھیں جیسے یہ یوگا اور میڈیٹیشن بھی کراتے ہیں تو ہماری جو کولیبوریشن ہوتی ہے موسٹلی وہ یوگا جو مینٹل ہیلتھ جیسے اگر اس میں بھی دیکھیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ پر ہی بات کرتے ہیں جو آپ کا جو کرائٹیریا ہے. یہاں پر ایک چیز کو میں یہاں مینشن کرتی چلوں, جیسے آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پر ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی سی پی چائلڈ ہے تو اس میں وہ کیس ٹو کیس ڈفر کرے گا اینڈ آل. تو بیسیکلی اگر کسی کے ساتھ نیورولوجیکل کوئی بھی ایشو ہے تو مینٹل لیول اس کا کیا ہے, انٹیلیجنس لیول اس کا کیا ہے, اس کی اسسمنٹ وغیرہ پھر اس کے بعد پھر ان کو ٹھیک ہے. چلیں ابھی ہم جو ہے اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں, اور ہم بات کر رہے ہیں اب ڈپریشن پر اور ٹینشن پر, اور بہت سی ایسی چیزیں. صرف ڈپریشن اور ٹینشن ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا, بہت طرح کے ہوتے ہیں. انسان کے کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, وہ بھی ٹینشن اور پریشانی میں آ جاتا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی, وہ علیحدہ سے ایک ٹینشن میں. کسی کے سسرال والے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اور لڑکیاں ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوتی, یہاں تک کہ کسی کی جاب میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو میں شانیہ آپ سے پوچھوں گی, یہ سارے بھی مسئلے مسائل آپ کو بتائے میں, یہ بہت بڑے پرابلمز نہیں ہیں, لیکن انسان اپنے اندر جو ایک وہ غم کو لے کے جو بیٹھ جاتا ہے نا, غم کڑنا, وہ ڈپریشن. پھر آپ ڈپریشن کے ایک تو ڈپریشن کے تھوڑے سے نا وہ بتائیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں, سمٹمز کیا ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ دونوں ہی بتاتے رہیں. ہاں, ڈپریشن جب آپ کو لگے کہ
नींद आपकी चली जाए, भूख आपकी उड़ने लगे, होपलेसनेस जैसे कभी आपको कॉफी से जो लगे। नींद चली जाती है वो तो नहीं होता ना? नहीं, दैट इज नॉर्मल। आप खुश हैं, हाँ। आप हैप्पी गोइंग, अच्छा सिर्फ देखिए नहीं, उसमें भी ये नहीं कि अगर किसी बंदे को नींद नहीं आ रही तो वो डिप्रेशन का, क्योंकि डिप्रेशन का वर्ड भी हमारे यहाँ बड़े गलत हाँ, तरीके इसको से जरा use किया डिफाइन जाता है। करें कि किस टाइप की नींद होती है जो नहीं आती है। देखिए नहीं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी को कोई भी मसला आता है तो उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी से रिबलाइज कर दिया जाता है। ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे 3 वर्ड्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जो कि हमारी पॉपुलेशन ने लर्न कर ली हैं किसी भी मेंटल हेल्थ इशू को लेबल करने के लिए। जबकि मेंटल हेल्थ इशू की अगर हम बात करें या किसी भी प्रॉब्लम की बात करें जो कि साइकोलॉजिकल नेचर की है, तो सबसे पहले उसकी असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और असेसमेंट के बाद ही हम उसको लेबलाइज कर सकते हैं कि वो बेसिकली किस क्लासिफिकेशन में फॉल कर रही है। Yeah. अगर हम देखें डिप्रेशन है तो डिप्रेशन एक बिल्कुल अलग क्लास ऑफ डिसऑर्डर है मेंटल हेल्थ इशू का, जिसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, जो कि एंजाइटी से और स्ट्रेस से अलग है। उसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगी आपकी पहली बात से ही, कि आपने कहा कि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो बेसिकली किसी भी इंसान की लाइफ में जब कोई भी स्ट्रेसर आता है और जब उसको एडिक्वेटली वो कोप नहीं कर पाता उसके साथ, तो तब वो कहीं ना कहीं अगर उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ लाइफ जो है उसमें एक बैलेंस क्रिएट वो नहीं कर पा रहा, सच एज अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ में सही परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी जो डेली लिविंग रूटीन है उसको सही तरीके से नहीं लेकर चल पा रहा, सिग्निफिकेंटली वो जो है अच्छा खासा लैक नजर आ रहा है दूसरों को भी, और वो खुद भी फील कर रहा है। तो दैट इज समथिंग, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उसको कंसल्टेंसी की जरूरत है और उसको प्रॉपरली उसके डायग्नोसिस की तरफ या जो है हेल्प की तरफ जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है उसके जो अपेरेंट सिम्टम्स होंगे उसकी बेसिस के ऊपर असेसमेंट के बाद ये चीज़ लेबलाइज की जा सकती है कि प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी है क्या, वो स्ट्रेस रिलेटेड इशू है या वो प्रॉपर किसी डिसऑर्डर को डेवलप कर चुका है। देखिए क्योंकि यूजुअली होता ऐसे है कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स को जब एक इंसान कोप कर रहा होता है या नहीं कर पा रहा होता, तब भी कुछ अप्स एंड डाउन्स वो लाइफ में फेस कर रहा होता है, और जरूरी नहीं है कि हम उसे डिप्रेशन एंजाइटी का ही नाम दें, कुछ स्टेट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कभी जिस तरह आपने अभी ये बताया कि थोड़ा बहुत इंसान जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, तो वो कभी आ जाए आपके पास एक दफ़ा कि आज एक दिन की थेरेपी चाहिए मुझे, ताकि मैं अपने वो स्टेट ऑफ माइंड पे दोबारा से आ जाऊं जो मेरा बैलेंस जो है आउट हो गया, ऐसा भी होता है? अच्छा देखिए, इसके लिए देखिए हम साइको एजुकेट करते हैं। स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो स्ट्रेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर स्ट्रेस क्या। अब देखिए ये सारी ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, हम लोग बहुत आम कि भाई मुझे एंग्जाइटी हो रही है, हालांकि वो एंग्जाइटी नहीं होती, वो एंग्जाइटी पे भी आप नहीं पहुंचे, स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बिल्कुल लेवल है। अब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हाँ होता है ना? बिल्कुल स्ट्रेस, तो जैसे सब एक्सरसाइजेस इवन अभी आप बताइएगा थोड़े से। हाँ। अब देखिए उसमें स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस को समझना कि भाई स्ट्रेस बुरी बात नहीं है, स्ट्रेस एक अलार्म है, ठीक है, कि आपको कोई एक्सटर्नल थ्रेट मिला है, आप स्ट्रेस में चले गए, ठीक है। अब स्ट्रेस आपका स्टार्ट हो गया। अगर हमारे यहाँ क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को जब यूज़ किया जाता है जब बिल्कुल किसी डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए, जब आप बिल्कुल बर्न आउट और एग्जॉस्शन स्टेज पे आ गए, वो जो अलार्म स्टेज था, अगर आपने वहाँ पे कोई एक्सरसाइजेस सीखी होती, डीप ब्रीदिंग, ये डॉक्टर साहब बताएंगे अच्छे तरीके से, डीप ब्रीदिंग हो गई, मेडिटेशन हो गई, ये लगती बहुत बड़ी टर्म्स लगती हैं, बट इट्स ईजी, वी कैन मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनको बैंडेड की तरह यूज़ ना किया जाए कि जब मुश्किल आई तब यूज़ किया जा रहा है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते जाएंगे तो हम उस एग्जॉस्शन स्टेज पे नहीं जाएंगे। स्ट्रेस तो सबकी ज़िंदगी में, मैं सिर्फ अपने घर से यहाँ तक आई हूँ तो रेंजर्स खड़ी हो गई और आगे रोड ब्लॉक कर दिया, मुझे शुरू हो गया स्ट्रेस। तो अनसर्टेनिटी, तो आप घर से बाहर नहीं निकले, अनसर्टेनिटी शुरू होगी, तो उसको भी तो मैनेज करना चाहिए। कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप कम से कम स्ट्रेस से जो है वो बच सकते हैं? कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएं, जिस तरह अभी कोरोना भी बहुत ज़्यादा था, तो वो कहते हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लंग्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखती हैं, तो वो ज़रूरी होता है करना। जी बिल्कुल, इसमें जो है ब्रीथिंग योगा टेक्निक से, जिसको प्राणायाम बोलते हैं योगा में, तो उसके थ्रू आप अपनी इम्यूनिटी, हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है, फंक्शनल कैपेसिटी होती है और कंप्लायंस होती है। तो हम जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करना चाहिए हमेशा। प्राणायाम बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे अगर स्ट्रेस रिलीफ करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो इस बात को, ये तो कहते हैं ये तो हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है प्राणायाम जो है। प्राणायाम का बहुत सारे जो है हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट है, ठीक है, वो तीनों लेवल पे काम करता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो इशू ये है कि स्ट्रेस की जब हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह हम, अगर यहाँ हॉल है, ठीक है, यहाँ कोई गंदगी हुई, कचरा किसी ने फेंक दिया, तो उसी दिन साफ हो तो कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड्स लगेंगे, 1 मिनट लगेगा। अगर 4-6 महीने छोड़ दे, फिर सफाई करें तो कितना टाइम लगेगा? बहुत मेहनत लगेगी। बिल्कुल इसी तरह हम एक
घंटे के अंदर मोर देन कहते हैं 1 मिनट में 30 to 40 थॉट्स हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, माइंड क्रिएट करता है। तो जब पूरे दिन का 24 घंटे का किसी ने नेगेटिव कमेंट्स आपको कहे, किसी ने आपको ऐसी बात की जो आपको अच्छी ना गुजरी, आपके दिल से अच्छी नहीं गुजरी, तो ऐसी सूरत हाल में दिमाग में वो चीज़ें जमा हो जाती हैं, माइंड में जमा हो जाती हैं, मैपिंग मेमोरी ट्रेसेस बनाती हैं। उनको रोज क्लीन करना लाजमी है। कैसे करेंगे जरा हाँ, तरीका? वो क्लीन करने का तरीका, क्लीन करने का तरीका ये है कि आप अपने साथ कुछ वक्त बैठें। अपने हम साथ इतना खो जाते हैं, जैसे कछुए के सामने स्ट्रेस आता है ना, अरे टर्टल के लोग ऊपर। एक बड़ा मसला है जो आई डोंट नो कि क्यों ये प्रॉब्लम होता है। लोग कहते हैं कि हमारे साथ बस कोई ना कोई हो, दोस्त हो, ये हो वो, अपने आप को मतलब वो अपना टाइम भी जो है ना वो दोस्तों पे सबसे देते बड़ा हैं। दोस्त जहाँ बैठा है, हाँ, उसको वो भूल जाते हैं ना। इकबाल कहते हैं, हाँ। डूब कर अपने मन में भाजा सुरागे जिंदगी, हाँ। तू मेरा ना बन सका तो ना बन, कम से कम अपना तो बन। अपना तो वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए जी जरा इसमें बताएं, एक चीज़- एक्सरसाइज जरा सा जान लें फिर जी। एक्सरसाइज ये है कि जब आप स्ट्रेस हो जाए, कभी भी आप स्ट्रेस में थोड़ा पहले तो सिचुएशन से विथड्रॉ करें। हाँ। जब टर्टल के ऊपर स्ट्रेस आता है ना, वो अपने आप को सुकड़ लेता है। जी। सिचुएशन से विथड्रॉ करना सीख सुकड़े लें। सुकड़े नहीं, ये मेंटली अच्छा, सुकड़ना mentally है। सुकड़ना। मेंटली वहां से हाँ। थॉट्स को हटाएं, निकाल दें। डीक्लटर करें। आप अकेले कुछ बैठे देर के थोड़ी लिए देर, हाँ। दुनिया को डीक्लटर करके हटा करके आप जो है ना डीप ब्रीथिंग लें और होल्ड करें। इस तरह आपने ब्रीथ ली, जहाँ आप 5 सेकंड्स होल्ड करें और पूरी तवज्जो आपकी सांस के ऊपर हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सहेल करें। तवज्जो आपकी सांस में होगी ना, आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा और आप डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा, बहुत ये अच्छा हो होता है जाएगा। कि कहते हैं कि जब सांस बाहर निकाले तो पेट भी बाहर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। नेचुरल होता है, होना नहीं चाहिए। अच्छा, वो खुद हो नेचुरल जाए, होता है। हाँ। जब 2 तरह की ब्रीथिंग होती है, एक होता है पेट अंदर जाता है, एक होता है पेट बाहर एक होती है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, हाँ। एक होती है सिंपल डीप ब्रीथिंग जिसको चेस्ट ब्रीथिंग कहते that's the difference, हैं। हाँ। चेस्ट ब्रीथिंग में आपका सीना फुलता है और पेट अंदर पेट खुद अंदर जाता है, खुद ही जाएगा, जब मैं डीप ब्रीथ कर रहा हूँ ना, तो चेस्ट Diaphragm कैविटी ऊपर क्योंकि आता लंग्स जो हैं एक्सपेंड करते हैं, हम ब्रीथ इन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चेस्ट आपका फुलेगा और पेट अंदर हो जाएगा। एक्सहेल करेंगे, पेट बाहर आएगा। बाहर आएगा, ठीक है। दूसरी एक ब्रीथिंग होती है जो एब्डोमिनल, वो एक अस्थमेटिक पेशेंट्स को करवाई जाती है, दमे के पेशेंट्स को। उसमें एब्डोमिनल ब्रीथ इन करने में एब्डोमिन फुलता है, ठीक वो है। पेट में ब्रीथिंग होती है। और सिंपल अगर स्ट्रेस रिलीफ करना चाहते हैं ना, तो कुछ इसमें हल्का सा म्यूजिक भी किसी के लिए स्ट्रेस रिलीज करता है। परसेप्शन इन म्यूजिक एक थेरेपी है, PIM, तो वो भी कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाएं, डीक्लटर करें अपने आप को, विथड्रॉ करना सीखें। ये साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं सारी चीज़ें, और योगा मेडिटेशन में हम सिखाते हैं ये चीज़ें, किस तरह तवज्जो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा कर रही हैं उनसे कुछ देर के लिए अच्छा, हटाएं। हमने ये तो सारी चीज़ें जो है ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो सबको शामिल रखना चाहिए। डॉक्टर से भी ज़रूर रजू कर लें अपने, मतलब जो ओल्ड एज है या जिनको कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, तो आई थिंक डॉक्टर से रजू जरूर। वैसे हार्ट पेशेंट्स को हमेशा जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए कहा ही जाता है, no matter what। हार्ट पेशेंट में ये होता है कि जो हार्ट पेशेंट है ना, उनको एरोबिक करनी होती है। एक्सरसाइज के 2 टाइप्स होते हैं, हाँ। एक एरोबिक, एक नॉन एरोबिक। नॉन एरोबिक, एनएरोबिक एक्सरसाइज वो होती हैं जो हैवी एक्टिविटी होती है, जैसे वेट लिफ्टिंग होती है, वो वो उनको नहीं, मना होती है, है, क्योंकि हाँ। एक्सर्शन ज्यादा होती है। Exactly. हार्ट पेशेंट को एक्सर्शन नहीं करनी। हाँ। एक टर्म होता है एक्सरसाइज में जिसको बोलते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग। हाँ। एंड्योरेंस ट्रेनिंग वो होती है जिसमें आप वॉक करना ज्यादा, हाँ। साइकिलिंग करना, हाँ। योगा ब्रीथिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, ये एरोबिक एक्सरसाइज है जिनमें ऑक्सीजन यूज होती है ज्यादा, एकदम हैवी एक्टिविटी अच्छा, नहीं है। बड़े बुजुर्ग जो वो थक जाते हैं, कहते हैं हमसे जो है ये साइकिलिंग या ये चीजें नहीं होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं क्या मुसीबत है वॉक हमारे तो कर लिए। सकते हैं, देखिए अगर वॉक भी नहीं कर सकते तो आजकल तो चेयर योगा भी होती है। चेयर पे जहाँ बैठ के भी योगा की टेक्निक से, स्ट्रेचिंग हाँ, की टेक्निक टांगों से को move कर करना, सकते ये हैं। करना, वो कर सारी सकते हैं। चीजों के आजकल अल्टरनेटिव हैं। बिल्कुल। बस अच्छा, बड़ा अपनी अच्छा ये हिम्मत- आपने चीज बताई। मैंने अभी एक हमारे पिछले दिनों गेस्ट आई हुई थी, तो उन्होंने बैठे बैठे पूरा मूवमेंट दी, यहाँ पूरा से यूं, पूरी- यहाँ से यूं, पूरी मूवमेंट पूरी movement, पूरे stretches हो सकते सीधा हैं। उन्होंने यूं किया, तो वो सब चीज़ हो सब सकती है। उन्होंने बताया कि हर मूवमेंट जो है, इवन जो लोग घर पे भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो भी चेयर योगा जो है वो कर बिल्कुल, सकते हैं। even- बेशक आपको कोई देख रहा हो, कहे कि कार्टून वाली हरकतें कौन कर रहा है, तो आप उसकी परवाह Mind नहीं नहीं करें। करना। आप अपने आप को देखें, अपने आप को देखना जरूरी, वरना ये सारे जो कमर के मोहरों के प्रॉब्लम, ये वो जो बैठे हुए सही कह रही हैं। 12-12, 13-13 घंटे बैठे हुए लोग जो होते हैं उनको हो जाते हैं। देखें आजकल, सही कह रही हैं आप, आजकल सबसे बड़ा इशू है पोस्चर इशू है। सारे मसाइल पोस्चर से शुरू होते हैं। एक ही पोस्चर में
लंबे वक्त तक बहुत रहने देर से तक सारे नहीं इश्यूज बैठना, होते आपको हैं। मूवमेंट अपने आप को देनी है। अच्छा, मैं उम्मे हरम के पास आऊँगी और ये जो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनको बहुत स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। दे थिंक, हालांकि सारी ज़िंदगी उन्होंने हमारी तरह ही गुजारी होती है, अपने कामों में बिज़ी होते हैं, शायद वो भी अपने बच्चों में बिज़ी होते हैं, खाने में बिज़ी होते हैं, उस वक्त तक उनको कोई चीज़ का ख्याल नहीं आता, अपनी लाइफ वैसे गुजार। लेकिन जैसे ओल्ड एज में जाते हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, वो ये समझते हैं लोग उनको टाइम नहीं दे रहे, वो अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं। जबकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ताकत दी है, उनकी बुजुर्गी, उनका ये मर्तबा, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत होता है, वो उनकी प्रेजेंस बहुत होती है, वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करते और वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। तो ओल्ड एज जो डिप्रेशन है उसके हवाले से बताएं कि क्या करना चाहिए। ओके, इसमें हम अगर देखें तो हर एज के कुछ अलग क्राइसिस होते हैं। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो वहाँ पर जो एक मेजर क्राइसिस नज़र आ रहा होता है दैट इज़ इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, कि वो एक रिटायरमेंट की एज होती है, तो बेसिकली वो अपनी लाइफ का एक पूरा ओवरव्यू ले रहे होते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो अपनी लाइफ को या अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं नेम कर रहे होते हैं या एसोसिएट कर रहे होते हैं किसी चीज़ के साथ। तो जहाँ पर वो अपने आप को वर्थी समझते हैं कि जो एक टाइम उन्हें मिलना चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी बेसिकली जो उन्होंने पूरी फैमिली के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर हो, उनकी ग्रोथ से रिलेटेड, बच्चों की, या एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से रिलेटेड, तो जहाँ पर वो जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं एक वो रिटायरमेंट वाली एज का एक अलग स्ट्रेस भी होता है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है उनमें इमोशनल इश्यूज अराइज होना शुरू होते हैं। चाहिए, ठीक। सो बेसिकली अपने आप को जो है वर्थी ना समझना या इमोशनल इश्यूज उनके आना, टाइम मैनेज, जैसे कि ओवरली डिमांडिंग होना टाइम से रिलेटेड, कि बच्चे जो है मुझे इतना टाइम नहीं दे रहे या जितना मैं उन्हें देता था, तो ये कहीं ना कहीं जो है उनका जो एक स्ट्रेस चल रहा होता है अपनी रिटायरमेंट एज को लेकर, या उनके साथ डिफरेंट हेल्थ इश्यूज भी अराइज हो जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी मेडिसिन वो ले रहे होते हैं जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंस की तरफ उन्हें लेकर जाती हैं, क्योंकि हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो ये चीज़ें भी हैं। उसके साथ साथ कुछ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की तरफ भी वो जा रहे होते हैं, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज उनके अराइज होना शुरू हो जाते हैं, वो अगेन उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं काफ़ी सारे। तो ये सारे कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी डिस्टर्ब इमोशनल हेल्थ को लीड करते हैं। अच्छा, क्या करें इसमें? अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिस शानिया ने भी पहले मेंशन किया कि किसी की भी लाइफ स्ट्रेस फ्री है नहीं, कोई भी आपका लाइफ स्टेज भी स्ट्रेस फ्री नहीं होगा। सो जब भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है तो इसकी भी जो मैनेजमेंट है वो 4 लेवल्स पर होती है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और उसके साथ साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पर जब हम एडिक्वेट स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोपिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है? फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बीच में बात की थी कि हम लोगों को कितना ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर मी टाइम तो ज़रूरी है ही, लेकिन सोशली अगर आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने की तरफ जा रहे हो तो आपका सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो है अपने इन नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज करना स्टार्ट करें। देखिए, ज़्यादातर बुजुर्ग जो है वो अपने पुराने बातों को याद करके या पुरानी जो उनसे गलतियाँ होती हैं उनको याद करके बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा उस पे जो है ना उनका वो समझ नहीं आ रहा होता कि अब हम क्या करें। उनके हाथ में उनको ऐसा लगता है कोई चीज़ है नहीं, इसकी वजह से भी। देखिए, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, अब कुछ लोग उस एज पे पहुँच चुके हैं कि अब वो चेंज नहीं हो सकते, या वो स्ट्रेस भी शायद उनको ये डीप ब्रीदिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाएंगे, ब्रेक के वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक वक्त हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करें थोड़ा ओल्ड एज सिंड्रोम पे, जो इंसान थोड़ा सा एज पे चला जाता है, अब तक वो समझ रहा होता है कि मैं पता नहीं अब तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी उस तरह नहीं रही है, बिल्कुल अब ख़त्म होती जा रही है और मैं जो हूँ मैं किसी के लिए कोई काम नहीं आ सकता। और देन दे थिंक कि हमें हमारे साथ आके लोग बैठें, बात करें, लेकिन हर एक ज़िंदगी होती है, उनके पास भी ज़ाहिर है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन उनको पूरे दिन के लिए उनका ये होता है कि हमें कोई ना कोई हमारे साथ मौजूद हो। ये बहुत बड़ा, जैसे आपने कहा ना कि इंसान को अपने लिए टाइम देना होता है, अपने लिए टाइम चाहिए होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपने आप को टाइम ही टाइम दे रहा होता है, लेकिन उसको वो अपने लिए टाइम पसंद नहीं आ रहा होता। वो चाहता है कि उसके पास हर वक्त कोई ना कोई मौजूद हो। ये एक
فیئر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا, اور اس فیئر کو جو اکیلے پن کا اس کو ختم کیسے کیا جائے, اور اپنا یہ احساس دلانا کہ میں ابھی بھی میں قیمتی ہوں سب کے لیے, ابھی بھی میں امپورٹنس ہے میری, اور جو امپورٹنس ہوتی ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا میری امپورٹنس نہیں رہی ہے. جی اچھا دیکھیے اس میں اگر وہ لوگ جو بالکل اس اسٹیج پہ پہنچ گئے, ذرا بڑے بوڑھے ہیں, جن کو یہ بات اب سمجھ نہیں, تو وہ دیکھیے کہیں کسی نہ کسی لیول پہ, جیسے حرم نے کہا, وہ ڈسپیئر کا ٹائم, مطلب اپنی جو ہے ان کو لگتا ہے انسیکیورٹی کسی نہ کسی لیول پر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے بچے ہیں, اگر ان کی وائف ہے وہ بزی ہو گئے ہیں, وہ باہر جا رہے ہیں, تو دیکھیے یہاں پر سپورٹ سسٹم جو ان کے بیٹے ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں, تو کسی نہ کسی حد تک ان پہ کمیونیکیٹ کریں, کوئی کوالٹی ٹائم تھوڑا سا, کیونکہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کتنی دیر کا ہونا چاہیے. کہ دیکھ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ان کا دل چاہتا ہے کوئی ہر وقت ہو ان کے ساتھ. تو دیکھیے اس بات کو کمیونیکیٹ کرنا اچھے انداز میں, رسپیکٹفلی, کیونکہ آئی ہیو فیو کلائنٹ جو ذرا عمردار ہیں, جن کے بچوں نے لٹرلی, مطلب جیسے ان کو اب سمجھ ہی نہیں آتا, چڑھتے ہیں, جیسے بچے بھی اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا امی کو. تو آپ نے مائنڈ فلی کہیں کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنی والدہ کیسے کو, بات والد کریں کو, ان سے, کہ دیکھیے اب یہ تو گھر گھر کی اپنی سیٹنگ ہوتی ہے, جو ہوتا ہے بتا دیں تاکہ مطلب دیکھ رہے تھوڑا بہت. تو دیکھیے یہی کہ کوئی غصہ نہ ہو, کوئی اچھے وقت میں اچھے موقع پہ اگر امی کی کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے, تو دیکھیے غصے میں بات کر لینا, تو اس سے وہ اور زیادہ انسیکیور ہوں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے, کچھ چل رہا ہے, تو امی اس طرح ہوتا ہے, یا جو بھی آپ کی آپ شروع سے ایکسپلین کریں. اگر آپ لوگ بات نہیں کریں گے, بات چیت نہیں کریں گے, کمیونیکیشن نہیں ہوگی, تو وہاں پہ وہ کیا ہوگا, آپ تو ینگ ہیں. کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بھی آگے ڈسٹینسنگ تھوڑی سی ہو گئی. اب یہ کہ ان کی صحت, ان کی زندگی کے لیے, صحت کیا ان کی لائف کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ڈسٹینسنگ ہو, یہ بھی ان کو اسٹریسفل لگ رہا ہے اس وقت. دیٹس دی پرابلم. دیکھیں ادھر بھی میں یہی سمجھوں گی کہ یہ بات تو ہے, ہم لوگ کا جو پرو ایکٹیویٹی لیول ہے بہت, ہم لوگ کے کنسرنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کنسرنز کو ہمیں کم کرنا ہوتا ہے. کیا کیا چیزوں پہ ہمارا کنٹرول ہے, ہم اس سرکل کو تھوڑا ایکسپینڈ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اگر ڈسٹینسنگ ہو بھی گئی ہے, تو کیا چیزیں, فار انسٹنس اگر مدر ساتھ نہیں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, دور رہتی ہیں, تو کیا کوئی موبائل یا کوئی آن لائن کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. ضرور کمیونیکیشن ضرور کریں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس میں یہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے 3 سال سینئر سٹیزن میں کام کیا تھا, تو پوری دنیا میں آج کل ایلڈرلیز کے ایکٹیویٹی ہومز بنے ہوئے ہیں. جی جی, جو سپوز کوئی ریٹائر ہو گیا, 70 ایئرس کا ہو گیا, تو وہاں جائے گا, صبح سے 3 گھنٹے وہاں اسپینڈ کرے گا, دوپہر کو واپس آئے گا, تو اس کو فیل ہوگا کہ میں کچھ کر رہا ہوں. یہاں پر ہے پاکستان میں ایسے ہیں ریزیڈینشیل ہیں یہاں پہ ڈے کیئر ہونے چاہیے. دنیا میں ڈے کیئر بھی بنے ہیں, تو ڈے کیئر کا فائدہ یہ کہ وہ اس کو فیل ہوگا کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, اور صبح کو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرنے میں جائے. بزرگ باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے. نہیں, اور یہاں پہ تو کہتے ہیں باہر نکلنے کے, کہیں گے ہمیں نہیں جانا, ہم گھر پہ صحیح ہیں, ہم اتنی ایفرٹ کر کے کیوں جائیں. ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں بالکل ہی ابنڈن کر ہمیں جو دیا ہے ہے, نکال رہے ہیں, ہمیں یہ کر رہے ہیں. میں اس میں ایک اور چیز جو ایڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ یہاں پر روٹین کا جو ہے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ پہلے ایک ورکنگ لائف گزار کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ریٹائرمنٹ کی ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو ایک بہت بڑا اسٹریس انڈیوسنگ فیکٹر جو ان کے لیے ہوتا ہے. ایکٹیویٹیز تو بتا دیں ذرا, کیا کیا ایکٹیویٹیز گھر پہ کریں, آپ بتائیں, چلے بتائیں. جیسے سب سے اچھی جو آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹی ہے, ہم دارالسکون میں جو ہے نا, جو پینٹنگ, ڈرائنگ, کچھ جیولری میکنگ کرتے تھے, کچھ جس کو یہ شوق ہے کچھ وہ پلے یہ کرے کرتے گا. تھے, کچھ کو ہم اسٹوری ٹیلنگ کرتے تھے, کچھ ڈانس کرتے تھے. دیر آر مینی دیکھیں ایکٹیویٹیز. پینٹرز جو ہے نا, ان کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے نا, دیکھیں جو ورکنگ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو آفس میں کام کر چکے ہوتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ یوٹیوب سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی لائف بزی کر لیتے ہیں. پرابلم آتی ہے گھریلو خواتین کے لیے, جو ساری زندگی گھر کا کام کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں, بچے بڑے ہو گئے نا, فارغ ہو گئی نا, اب کچھ ہے نہیں, کمانے کے لیے جانا ہے باہر, کما کر لے کر بھی آنا ہے, اب کیا کریں. دیکھیں اب وہ بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, ہماری سنتے تھے, اب بچوں کے بچے ویسے سنیں. ان کو اس کا الٹرنیٹیو یہی ہے کہ ان کو سیلف امپاور کرنا ہوگا, کہ وہ سمجھیں کہ بھائی میں کچھ کر سکتی ہوں, مطلب یہی نا کمیونیکیٹ, ڈیپینڈنسی کم کرنی ہوگی ان کی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے, بڑی ایج میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں کوئی بیماری ہو نا, تو وہ بزی ہوتا ہے, بیماری کو بھول جاتا ہے. بڑی عمر میں اس کے ساتھ صرف بیماری بیٹھی ہوتی ہے, تو وہ بیماری کو بھی ایگریویٹ کر دیتا ہے کہ بھائی اب تو میرے ساتھ یہ ایشو ہے, تو وہ بار بار ریکال کر کے اس کو بڑھا دیتا ہے. تو اگین
उसको बिजी रखना होगा, उसको कुछ एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व करना होगा, ये बच्चे करेंगे। होनी चाहिए बेसिकली उसमें जो है ना, किसी भी इंसान का अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हर एक लाइफ में हर एक जो एज ग्रुप है उसमें रोल डिमांड अलग है, तो हर रोल डिमांड के हिसाब से उन्हें अपना कोई एक टारगेट, एम या कुछ ऐसा गोल सेट करना ही होगा जिसमें कि वो अपने आप को एंगेज रखें, उनका एक्टिविटी लेवल भी उसी के हिसाब से मैनेज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे जॉब में हमेशा रहे हैं जिसमें राइटिंग वगैरह की स्किल्स उनकी अच्छी थी लेकिन इतना मौका ना मिला हो, तो जब वो रिटायरमेंट की एज की तरफ जा रहे हैं तो अपनी इन स्किल्स को वो यूज कर सकते हैं। सो इस तरह के अगर वो खुद मोटिवेटेड होंगे, इंक्लाइंड होंगे इस तरह की एक्टिविटीज को सेट करने के लिए, तो वो उनके लिए एक एडेड पॉइंट होगा। अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली उन्हें दूसरों की हेल्प से या उनके सोशल सपोर्ट को जो है इतना ज़्यादा वोकल होना चाहिए उनके साथ कि वो उन्हें थोड़ा थोड़ा एक एडिक्वेट वे में उन्हें रियलाइज करवा सकें कि उनमें ये एबिलिटीज हैं और वो उसको इस तरह से पॉलिश करते हुए कुछ ना कुछ अपनी एक रूटीन सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी है कि घर की जो खवातीन हमारी हैं बड़ी उम्र की, उनके लिए एक एक्टिविटी होती भी है, नेचुरल एक्टिविटी है, वो पोते पोतियों को बहुत प्यार करती है, खिलाती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उनके साथ बहुत उनकी अटैचमेंट होती है, तो कुछ उनको थोड़ा सा कर लें। मैं तो कहती हूँ अगर पोते बड़े भी हो गए तो फिर पौधों के साथ प्यार कर लें, सबसे अच्छी पौधों के साथ, चिड़ियों के साथ, गार्डनिंग कर लें। गार्डन नहीं है कोई बात नहीं, एक आप अपने बालकनी में छोटा सा आप एक अपना वो, क्योंकि जब इंसान पौधों के साथ बिजी, क्योंकि यू नीड समथिंग जिसका बिजी रहे। आई थिंक पौधा उगाना और पौधे का ख्याल रखना सबसे सस्ता काम होता है, ये इतना इसमें कोई एक्सपेंस नहीं आता। आप उस पर जब आप अपने देख रहे स्ट्रेस रिलीफ होता है इससे, बिल्कुल, और स्ट्रेस रिलीज भी होता है। देखिए आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ आपकी एनर्जी है ना, अब तक आप वो एनर्जी यूज कर रही थी खाना पकाने में, अब बहू आ गई खाना वो पका रही है, सफाई मासी कर रही है, आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ आपने अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना, मतलब तो अब उसके लिए चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कोई टीवी सीरियल हो, चाहे वो कोई भी चीज़, क्योंकि कुछ ऐसी खवातीन हैं जो ड्राइंग की तरफ भी नहीं जाएंगी, जो किसी भी चीज़ की तरफ नहीं जाएंगी, तो देखिए वहाँ मैं फिर वही कहूँगी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आप उन्हें, यू आर नॉट अवेलेबल। अब आप डिपेंडेंसी तो उनकी नहीं बढ़ा सकते ना कि आप घर और जॉब से छुट्टी करके बैठ जाएं कि आज अम्मी का मूड सही नहीं है, नहीं, आप उनको अच्छे वक्त में अच्छे टाइम से समझाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ईजी नहीं है लेकिन आप उन्हें बेबी सेट नहीं कर सकते, इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। और कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, बहुत आप स्ट्रेस, इसीलिए जो बच्चे हों वो अपना स्ट्रेस ज़रूर मैनेज करें। आप यंग हैं, आप अपना स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो आप एग्जॉस्शन स्टेज पे नहीं जाएंगे जहां आप अपना एंगर जो है डिस्प्लेस करना शुरू कर दें अपने घर वालों पे। तो क्या होगा कि आप अगर अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं तो घर में किसी का मुंह भी बना हुआ है, अम्मी का, तो आपने उनका ख्याल रखना है, तो आपकी अपनी एनर्जी इतनी होगी कि आप उनका ख्याल रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू, आप उन्हें अबंडन तो नहीं कर सकते। नहीं सही है। तो एक तो चले टाइम कितना देना चाहिए उनको तकरीबन? अच्छा, इसको भी जो है क्वालिटी टाइम के लिए जो है ना कोई आवर फिक्स कर देना चाहिए। अब इट डिपेंड्स कि घर में जितने लोग मौजूद हैं उनकी क्या रूटीन है, उनका क्या सेटअप वगैरह है, उसके अकॉर्डिंगली, बट वो क्वालिटी टाइम ऐसा हो जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हो जो कि आपकी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए। एक चीज़ इसमें नेचुरल और मैं बताऊँ कि सबसे अच्छी बात है कि कुछ घरों में ये है अमल कि वो रात की डिनर जो है सब साथ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली टाइम स्पेंड हो जाता है, 1 घंटा आप साथ बैठे, आपको एक प्रेजेंस, एक जरूर आप मील जो है ना साथ लें उनके। आप चलिए अगर वो नहीं अपने कमरे से, एक तो हमारे यहाँ पे एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया, सब अपने अपने कमरों में जो खाना खाने लगे हैं, दैट इज वेरी, कमरों से मैसेज करते हैं व्हाट्सएप, वहीं से कहते हैं जी ये क्या हाल है, ठीक है ना, खैरियत है ना। तो अब आप ये एक टीवी का एक रिवाज होता था कि वो लाउंज में होता था, वो खत्म हो गया, ये सब टीवी लाउंज में बैठ रहे हैं और आराम करने कमरों में जा रहे हैं। अब सब आराम भी उधर करते हैं अपने अपने कमरों में, तो हमने डिस्टेंसिंग ना खुद पैदा कर ली है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपको एक दूसरे का साथ जो है वो एक जो होता है ना कम्युनिकेशन का एक रूम जरूर आपके पास होना चाहिए जहाँ पे सब बैठे हैं, टीवी वहीं पे देखें, और टीवी लाउंज में जरूर हो आपके, ताकि आप जब बैठ रहे हैं तो आप वहाँ पे आपके पास कोई एक्टिविटी हो। ये होता है एक नेचुरल चीज है, जहाँ पर टीवी होता है वहाँ पे सब आके जरूर बैठ जाते हैं, आके जरूर बैठते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ लोगों पर जो कमरों में बैठकर अपने जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, इट्स सो डिप्रेसिंग एक्चुअली। देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ जाती है ना, आपकी फैमिली वैल्यूज क्या है, जो चीज़ आप शुरू से लेके चल रहे होंगे अपनी फैमिली में कि भाई डिनर टाइम सबने एक साथ करना है, तो क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस हमारे घर में है तो अगर
दादी जो है वो वेट करती हैं कि भाई हम जब सब स्कूल आएंगे से तो। आएंगे, जब तक वो वेट करती रहती हैं कि नहीं चलो सब आएंगे, तो अगर नहीं होता तो वो खा भी लेती हैं और कोई ऐसे। उसमें- साथ में तो बैठते सब थे सारे उसमें ये- बच्चों से हाँ, स्कूल सही की कह- बात पूछना, जब आप बच्चों को इन्वॉल्व रखते तो पोते खुद ब खुद आज दादी ये और हुआ, फिर आज हम ये कहते हैं कि हमारी फैमिलीज हमसे दूर हो गई, हमने खुद दूर खुद कर दूर दिया, किया। हमने खुद रूटीन से हट गए, बात ये है। और फिर एट दी एंड जाके हम खुद रोने लग जाते हैं कि हमने ये क्यों किया, हमने वो क्यों किया। वही है ना, फैमिली सिस्टम ईस्ट का अच्छा है, बाकी दूसरे सिस्टम वेस्ट के अच्छे हैं। वेस्ट के अच्छे फैमिली हैं। सिस्टम हमारा अच्छा नहीं, है। वहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखें तो ज़्यादातर क्योंकि बाहर के मुल्कों में छोटे घर होते हैं, उनका जो यही सिस्टम होता है कि हर कमरे में वो लोग टीवी नहीं रखते, उनका नहीं। लाउंज ही टीवी का होता है, उनका बेडरूम सोने का ही होता है। सही कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे चेंज हुई हैं। Change। हमारे घर यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बड़े बड़े जिनके घर हैं, उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि हर कमरे में उन्होंने टीवी भी लगा लिया है, और लाउंज सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। लाउंज आप देखें वहाँ पे सिर्फ कपड़े पड़े हुए होते हैं, या वहाँ पर जो है वो मशीनें पड़ी हुई होती हैं एक्सरसाइज की, और बस दैट्स इट। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त प्रॉब्लम है। ठीक है, हम बुजुर्गों से यही कहेंगे कि आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अजीम हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप लोग की दुआएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे बहुत सारे बुजुर्ग देख रहे होते हैं, मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें, आप लोग की दुआएं बहुत लगती हैं। आप लोग की दुआएं होती हैं तो हम यहाँ तक बैठे हुए होते हैं। आप में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, आपके अंदर दुआ की ताकत है, आप इस ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, हम थोड़ा सा बच्चों की तरफ आते हैं, उन बच्चों की तरफ जो ज़िद्दी होते हैं, उनके लिए क्या है? देखिए वहाँ पे भी बच्चों का ये है कि देखिए बच्चों को हम पैदा तो कर लेते हैं, जब तक वो 2 साल की उम्र तक होते हैं तब तक वो बहुत प्यारे लगते हैं। अब क्या होता है, जब बच्चा 2 साल का होता है तो थोड़ा सा ऑटोनॉमी चाहता है, थोड़ा घर में मूव करना शुरू करता है। अब हमें हो जाती है प्रॉब्लम शुरू उसी बच्चे से जो हमें बहुत प्यारा होता है कि अब वो, मैंने घर को सजाया हुआ है, वो कुछ ना टच करे या कुछ ना छुए तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ टूट गया है तो मैं कह रही हूँ ये वो स्टेज होता है जहाँ से आपकी रिलेशनशिप बच्चे के साथ जो है आपकी अनबन शुरू, बचपन से, ठीक है ना। कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे बच्चा एक्टिव रहे और मतलब गंदा बच्चा ना बने, अच्छा बच्चा बने? वैसे जो है ना, बच्चे खुद बहुत एक्टिव होते हैं। हाँ, हाँ। जो बच्चा एक्टिव नहीं ना, तो उसको जरूर डॉक्टर को दिखाएं। हाँ। मतलब उसकी बॉडी में कोई ना कोई वीकनेस चल रही Weakness हाँ। है, ठीक वरना है। बच्चे नेचुरली एक्टिव होते हैं, उनका मेटाबॉलिक, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है, मेटाबॉलिक रेट सबसे हाई होता है बच्चों का, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो बच्चों को आप स्पोर्ट्स में डालें, जितना हो सके ना, उनको डायरेक्ट, उनकी एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें डायरेक्शन देना है। Alright। तो जो भी Channelize स्पोर्ट्स करने की जरूरत होती है उसे। जो भी स्पोर्ट्स उनको पसंद है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कराटे हो, जरूर सब involve कहीं ना करें। कहीं एक एक्टिविटी जरूर करें। जी, जरूर आप क्या कहेंगे? अच्छा, उसके साथ साथ जो है, जैसे शानिया ने मेंशन किया कि जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तब उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने शुरू होते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे इश्यूज पेरेंटिंग की वजह से आ रहे होते हैं कि जहाँ पर एक पेरेंट जो है वो उसमें कुछ डिसिप्लिन वगैरह इंड्यूस कराना चाह रहा है, लेकिन उसके सामने ही अगर दूसरा पेरेंट जो है उस फर्स्ट पेरेंट की बात को निगेट कर दे, तो बच्चे को एक ये मैसेज मिल रहा होता है दैट देयर इज समवन जो कि मेरी बात को सपोर्ट करेगा। तो वहाँ पर फिर उसके अंदर वो एक जिद वाला एलिमेंट जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने पेरेंट्स की पेशेंस को टेस्ट करने की तरफ जाएगा कि एक इंसान है जो कि मुझे सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन दूसरा इंसान है जो कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स को अगर बच्चे के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो उन्हें पहले खुद आपस में डिस्कस करना है और बच्चे के सामने उन्हें अपना एक ही डिसीजन प्रेजेंट करना है उस वक्त। और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि एज के हिसाब से कुछ बच्चों के टेंट्रम्स नेचुरल होते हैं, तो उन बच्चों के उन टेंट्रम्स को डील करने के लिए पहले उन्हें खुद अपने एंगर इश्यूज़ के ऊपर भी साथ साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब पेरेंट्स बनते हैं तो उस वक्त लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस एडेड होता है, रूटीन अपनी भी देखनी होती है और साथ में एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जरूर। मैं ऐड करना चाहूँगा, जी, जी। बच्चों को हम खुद बिगाड़ते हैं। एक मशहूर कहावत है कि बच्चे वो जो है ना नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। ठीक है? हाँ, बच्चे ये वो भी करते बात हैं जो जो आप उनके, करते हैं। हाँ। एक्चुअली एक 3 साल का बच्चा बुक पढ़ रहा था, तो उसकी मदर से पूछा गया कि आपने इस छोटे से बच्चे को किस तरह आमादा किया जो बुक्स पढ़ रहा है अभी किताब से? पढ़, हाँ। कह रहे मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, मैं ये काम खुद करती हूँ। खुद करती थी ये। बिल्कुल इसी तरह बच्चों में अब क्या हो रहा है, बच्चों को 6 महीने के बच्चों को मोबाइल दे के सेरेलैक खिला रहे हैं, बिल्कुल। दिखा के। खुद ममाज तो- बैठी होती है तो बच्चे भी बैठेंगे ना। तो जब 1.5 साल का होगा वो तो मोबाइल ही मांगेगा ना सारा दिन, आप लोगों चिड़चिड़ा का हो बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट आज जो है हमें सेशन दिया साइकोथेरेपिस्ट के हवाले से, आपने डिप्रेशन के हवाले से, ओल्ड एज डिप्रेशन के हवाले से, बच्चों के हवाले से। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसके साथ ही नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जाए, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएगा।
जी नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं और अब आपका बड़ा फेवरेट सेगमेंट, क्योंकि अब हमारे साथ हाजी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब मौजूद होंगे जो आपका रूहानी इलाज भी करते हैं और दीनी इलाज भी करेंगे, और साथ में आपका जो है बेसिकली हर्ब्स के हवाले से भी जो है बहुत ही अच्छे आपको जो है वो मालूमात भी देते हैं, और मेडिसिन से, हर्बल मेडिसिन से इलाज भी होता है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लगता है मेरे टारगेट पे चल रहे हैं जी, टारगेट पे। मैंने कहा चले आप अपना थोड़ा और वजन कम करके दिखाएं। आज वैसे एक हफ्ते में बड़ा कम कर लिया उन्होंने, क्या किया आपने ये तो बताएं जरा। कम हो गई बहुत ज्यादा। मैंने कहा आप कहते हैं वजन कम करने के लिए, आपने अपना नहीं किया एक हफ्ते में। भाई ये तो आप हमें पहले टिप बताएं, टिप बताएं। ये तो गलत बात है, आप अकेले के लिए पतले हो रहे हैं। नहीं, मैंने ये नई दवा बनाई है। अच्छा, तो मैंने ट्राई की है। करिए ट्राई। जी हाँ, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ऐसा, मैं हैरान हूँ अभी देख करके, वाह, कोई ऐसा नहीं हो सकता भाई एक हफ्ते में अपना को इतना जो है ना कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। देखो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है। इंसान की कोशिश होती है और इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। तो सारे इख्तियारात तो अल्लाह सुब्हान ताला के पास है। आपको कभी किसी ने कहा ही नहीं होगा ना, मैंने पहली दफा बोला है ना? नहीं, किसी ने नहीं कहा। नहीं कहा। अच्छा, मैडम पेट बढ़ने की वजूहात बहुत बड़ी हैं। हाँ। कि हमने बहुत तवील वक्त तक पढ़ना होता है। जी मुझे मालूम, आपने ये बताया था मुझको। तवील वक्त पढ़ना होता है और बावजूद रहना पड़ता है। फिर वो खाना खाने के बाद ही बैठे पढ़ाई होती रहती फिर है। आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, उनको आप बैठे इलाज हो रहा होता है। माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला की बड़ी ही करमबाजी है कि अल्लाह करम करता है और दुनिया को शिफा मिलती है। हम कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं, ये तो बड़ी जबरदस्त कोई मेडिसिन है, ये तो आपने बताएंगे आपने मेडिसिन कौन सी वाली जो है वो आप दे रहे हैं। इसमें जो हमें भी प्रैक्टिकली दें। आपको तो पता है नाज़िया कि हमारे पास रिसर्च चलती रहती है। रिसर्च हमारे पास नहीं रुकती, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हिस्सा है वो। 38 साल हो रहे हैं मैं रिसर्च करते हुए जड़ी बूटी में मुख्तलिफ चीज़ों पे, और ज़्यादातर बचपन की शरारतें काम आ रही हैं। अच्छा, कौन सी वाली शरारत ऐसी काम आ गई? भाग दौड़ करने वाली, दरख्तों से ताज़े फल तोड़े खाने वाली है, वो शरारतें काम आ रही हैं। फिर वो वालदा के साथ, वालिद साहब जड़ी बूटियाँ हम लोग इस्तेमाल करते थे, जड़ी बूटी इस्तेमाल करते, तो उसमें जो है वो जो चीज़ें मुझे ज़िंदगी में मुसलसल काम आई हैं, मिली हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो ये वाली चीज़ होगी, एक आपने मुझे बल्कि मेडिसिन दी थी फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल, वाज रियली गुड, इट्स वर्किंग। बेसिकली आपने वो कहते हैं ना कि सिस्टम जो है ना वो आप सही कर रहे हैं कि अच्छा, मुझे भूख इतनी ज्यादा लगने लगी, मैंने कहा मुझे, मैं मोटी ना हो जाऊंगी इतनी भूख लगने। नहीं, मोटी नहीं होती। देखो, जो लोग खाना कम खाते हैं ये सोच के कि मुझे पतला होना है, फिर जब उनकी आंतें सूखने लगती हैं तो उनकी ज़िंदगी जीर्ण हो जाती है। वो फिर खाना पीना उनसे छूट जाता है, और मुसलसल वो कब्ज़ की कंडीशन में रहते हैं, मुसलसल अज़ियत रहते हैं, चक्कर आना, दर्द होना, पेट दुखना, टांगे दुखना, कमर का। खाना आप खाएं लेकिन उसका वो फिर हाजमा भी तो अच्छा होना, उतना ही हाजमा नहीं अच्छा। ये तयशुदा बात होती है कि जब आप खाना खाते हैं ना, तो आपका निज़ाम बेहतर, तो आपको मोटापा 99% नहीं चढ़ता है, वो बिल्कुल मतलब निकलता रहता है। लेकिन अब आप वो खाएं ना, अच्छा खाना खाएं, ये वाली बात। अच्छा खाना, देखिए जो भी शख्स अपनी हैसियत मुताबिक खाता है, एक मजदूर जो है वो आम अच्छा खाना नहीं खा सकता, लेकिन जो मजदूर अच्छा खाना, मेरा मतलब है कि देखिए लोग ये कहते हैं कि जी गोश्त से जो है वजन कम होता है और वीट से वजन बढ़ता है। मैं कहती हूँ मेरा वीट से कम होता है, गोश्त से बढ़ता है। ये क्या चीज है? हर किसी की बॉडी अलग अलग है, इसलिए मैं कहती हूँ किसी को मशवरा ना दें, बेहतर। हर एक की बॉडी अलग अलग। लोगों ने मुझे प्रोटीन खिला के मेरा वजन बढ़ा दिया, और अब मैं रोटी खाती हूँ तो मेरा वजन, हैरान होते हैं लोग। मैं कहती हूँ लेकिन रोटी है कि आप मैदे वाली रोटी नहीं खाएं सर, जो आपके चक्की के आटे की रोटी होती है ना, पता नहीं इसमें क्या क्या डालते हैं, आटा बेचना शुरू कर दिया। देखें, मेरी फैमिली जो है ना मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरे, आप यकीन माने, अल्लाह गवाह कि अगर मेरे सर में दर्द हो जाए ना, मेरे बीवी बच्चों का ये हाल होता है कि तड़प उठते हैं। ये नहीं कि ख्याल रखना तो बहुत छोटी चीज़ होती है ना, वो तड़प उठते हैं। कोई दूध लेके खड़ा होता है, कोई नींबू वाला कावा लेके खड़ा होता है, कोई कुछ लेके खड़ा होता है, वैसे दर्द ठीक हो जाता है सर का। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया जी, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका, बताइएगा। आप ज़्यादा साहब से क्या सवाल करेंगी, क्या मसला हो गया? मेरा ये मसला है कि मेरे पहले कभी भी फेस पे पिंपल नहीं निकले। अब मेरी उम्र है 35 साल। 40 साल की उम्र है? नहीं, 35 में पिंपल्स आना ना एक अजीब सी बात हो जाती है। ये तो छोटी उम्र में हो जाता है।
बहुत ज्यादा पिंपल्स बन रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। पहले कभी भी नहीं बने, शुरू में से कभी भी नहीं, आज अब पता नहीं क्यों बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं आप बताइएगा। आप तशरीफ लाएं मेरे पास, आके दिखाएं, ठीक इसका है। जवाब एक ही कराची है। से बात कर रही हो ना राबिया? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। बस गुजरी से। बेहतरीन ये है कि आप 2 पानी की बोतलें जो है ना अखुंज़ादा साहब के पास ले जाएं और उसके बाद फिर ये है कि ये आपको प्रॉपर्ली आपका जो है ना इलाज होगा इस हवाले से, ठीक है। थोड़ा बहुत जो मशवरा है वो भी आपको दे देते हैं, लेकिन देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अनयूजुअल टाइम पर हुई है, ठीक है ना। 35 क्या कहते हैं, सही कह रही हूँ गलत सही कह रही हैं। कि यूजली ये कहते हैं कि यंग एज में पिंपल्स होके खत्म है, जो दाना आना है वो कुछ आदमी अर्सा की ये पहले खातून का इलाज 55 साल की उम्र पूरे चेहरा दानों से भर गया। अल्लाह, ये ओ हो ऐसी वजूहात में वजूहात बता देता जी हूं। जी वजूहात बता दें। देखें हमारी जो गज़ा है, गज़ा नाकस है, बिल्कुल ही नाकस है। नाकस है, हवा हमारी नाकस क्या है, खाएं फिर पानी जो हमारा नाकस ना हो? नाकस है। बेहतर ये है कि आप अपनी उम्र के लिहाज से देखें, एक तो देखें अपने वजूद को इस्तेमाल करें, चलते फिरते रहें। देखें जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मेहनत करें, उनकी चर्बी निकलना शुरू हो जाए, ज़्यादा मेहनत करें। चाहे घर के जितने भी काम है सारे कर रहे हैं, चाहे झाड़ू पोछे का, बर्तन धोने का, उठने बैठने का काम जो है, जैसे पूरा वजूद जो ना इस्तेमाल हो रहा हो वो इस्तेमाल करें। दूसरा कि आप गाय का गोश्त है या भैंस का गोश्त है, चिकन जो है ये आम इस्तेमाल बॉयलर। करते हैं, बॉयलर, ये छोड़ दें। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा इस्तेमाल होगा। चने की दाल, इनको आप बिल्कुल छोड़ दें। छोड़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपना इलाज कराएंगे तो वो चीज़ मुस्तकिल हो जाती है। अगर इलाज नहीं कराएंगे कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो बोलते हैं चेहरे पर जाने वाला, ये इलाज लंबा होता है, ये छोटा नहीं होता। ठीक है। देखें सोरासिस पेशेंट हमारे पास शायद अगले हफ्ते में हो, क्योंकि भरोसा नहीं, वो कहते हैं फिर आते नहीं हैं। तो वो जो मैंने जिक्र किया, छोटा बच्चा 11 महीने का बच्चा, पूरा गला सड़ा हुआ, बिल्कुल सब लोगों को सही हाल है कि वो बच्चा 11 महीने बच्चा अपने आप को खुजा के अपने जगह जगह से खून निकाल रहा था, ठीक है। वो नींद में भी खुजाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा उसका इलाज हुआ। और आप यकीन माने कि अगर पहले आपने देखा तो आप देखो आप कहेंगे ये वो बच्चा, लेकिन आपके अलावा कोई और शख्स है जिसने पहली मरतबा देखा, वो कभी भी ये नहीं मानेगा कि वही बच्चा है। अच्छा, सोराइसिस के हाथ से मैं आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6-6 साल से जो है 3-3 साल से वो डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज कराना, उनका नहीं वो हो पा रहा इलाज। एट दी एंड उनको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जिससे उनके किडनी और ज़्यादा डैमेज होने लग गई, मतलब वो डैमेजिंग की तरफ अब जाने लग गए। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो भी सोराइसिस का या जिनको स्किन की ऐसी डिजीज़ जो ठीक ना हो पा रही हो, प्लीज़ आप जो है अखुंज़ादा साहब के पास ज़रूर जाएं। मैं बड़ा सीरियसली आपको ये बात कह रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी आँखों के सामने, मैंने हालांकि उन खातून को भी बोला कि वो स्टेरॉइड लेने से पहले मैंने कहा भाई आप एक दफ़ा चले जाओ, तो वो जो है वो नहीं आई। लेकिन ये कि अभी वो ये कि अब वो दूसरी बीमारी से तड़प रही हैं, तो अब उनको जो है ख्याल आ रहा है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा अभी भी वक्त है, इट्स नॉट टू लेट, अभी भी चले जाओ। तो मैं इसलिए मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। जी देखें उनके पास एक क्लिप होगा, वो जरा अगर चला दें अभी तो। जी 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 अभी चला दें, चला देते हैं। चलिए ठीक है, एक क्लिप देखे, उस पर फिर हम कोई गुफ्तगू भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको वो क्लिप दिखा दे पहले। अच्छा चलाएंगे, साथ साथ चलाएं, हम बात भी करते रहेंगे, ठीक है। नाजिया, आपने काफ़ी ज़िंदगी मीडिया पे गुजार चुकी हैं, मैं 2-4 दिन तो आपको नहीं होंगे, सच है जी बिल्कुल। इस दौरान आपने देखा कितने लोग ऐसे ठीक हुए होंगे, आपको शायद वो 0% मिलेंगे, ये भी सच है। बिल्कुल। जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं जड़ी बूटियों से, तो वो नेचुरल जो अल्लाह ने पैदा की और इंसान के लिए पैदा की, हैवान के लिए पैदा की, चिड़ी कौवों के लिए, हर चीज़ के लिए ने पैदा की, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। GS1 हमारा जो भी लिक्विड तैयार किया है, हम अभी बहुत छोटे पैमाने पे बना रहे हैं कि ये नहीं कि कुछ मरीजों को हमने दिया है जिसकी स्किन के अंदर काले दाग थे, ऊपर तो साफ हो जाता है, धुल जाता है, बिल्कुल क्लियर, छाइयाँ भी, और टांगों पे काले जो दाग थे वो दाग जो है वो अंदर से साफ होना शुरू हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी 2-2.5 महीने के अंदर अंदर 80-90% तक अंदर के काले दाग सारे साफ हो चुके हैं। ये मैंने हमेशा कहा कि रिसर्च में आपको बहुत कुछ मिलता है। मेरे रिसर्च को तो अल्लाह मुझे बहुत देता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देता है, वो बेहिसाब देता है, बेहिसाब देता है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से आके दिमाग में हर चीज़ें देता है कि जो मेरे तसव्वुर में नहीं होती हैं। तो
जड़ी बूटियाँ कभी नुकसान नहीं देती अगर तरीके से इस्तेमाल की जाए। बिल्कुल। और उस जड़ी बूटी का ये तो पता हो कि ये जड़ी बूटी इस चीज़ के लिए है या नहीं है, ये बड़ा तो सवाल यही है। ये हाँ, वो तो आपको टेलीविजन पे आके हर कोई बताता है ये जड़ी बूटी से मिला लें, ये जड़ी बूटी से मिला लें, उसके बाद फिर आप जी फिट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जी नेक्स्ट क्या होता है और बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, हम ज़रा सा एक वो हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं, फिर हम आपकी जानिब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओह, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है, हम दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा, आपको हम सुनेंगे। ऐसा करते हैं, वीडियो दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन 1 महीने पहले मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ हाजी दीन मोहम्मद साहब के पास गई थी और मेरी बहन अपने बेटे की किसी बीमारी के लिए गई थी। हमने उन्हें टीवी पे उनका शो देखा था, तो वहाँ पहुँच के 1-2 दफ़ा हमारा उनके पास जाना हुआ, तो फिर मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत हुई, मैंने उन्हें अपने फेस के बारे में बताया। मेरी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा, मेरा कलर डार्क हो गया था शादी के बाद, मेरे बच्चों के बाद, और फ्रेकल्स, पिगमेंटेशंस और बहुत ज़्यादा कलर कम हो जाना। मतलब जिन्होंने मुझे पहले देखा हुआ है वो तो बिलीव ही नहीं करते थे कि इतना ज़्यादा कोई टैन हो सकता है। और मैं कोई जॉब नहीं करती, कुछ नहीं, मैं घर पे रहती हूँ, कोई मेरा धूप का एक्सपोजर नहीं है, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स अपीयर होना और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ओवरऑल ख़राब हो गई थी। तो मैंने हाजी साहब को बताया और उन्होंने मुझे एक लिक्विड दिया, दिन में 2-4 दफ़ा लगाना है, और एक ऑयल दिया जो रात में लगाएं और दिन में अगर टाइम मिलता है तो उस वक्त लगा लें, और एक कहवा है उनका पीने के लिए। अभी मुझे करते हुए सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट नज़र आया, उसका बहुत फ़ायदा नज़र आया। इवन मुझे लोगों ने कहा है, इससे पहले घर से पता जब मेरे स्किन पे इश्यूज़ होना शुरू हुए थे, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, तो मुझे कोई कहता था डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता था फला जगह चलो, ये वाला फेशियल करवा लो, ये कर लो, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन इन सब चीज़ों का एक तो एक परमानेंट रिज़ल्ट नहीं होता था किसी भी चीज़ का, दूसरा बहुत यानी कि आप करवाते रहें उस वक्त रिज़ल्ट नहीं आता। बस एक लगता है कि हाँ आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है, जी हम चलो कुछ कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आता था। इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लिक्विड भी इनका बहुत अच्छा है, ऑयल भी इनका अच्छा है, असल में वो सब रूहानी है, इसलिए तो मुझे तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं यही कहूँगी कि जो लोग फ्रैकल्स और ये इस तरह के स्किन इश्यूज़ को डील कर रहे हैं अपनी, ज़रूर ट्राई करें इनकी चीज़ें। अल्लाह मियाँ ने इसमें बहुत, अल्लाह के हुक्म से इसमें बहुत शिफा है, तो आप भी ट्राई करें, अल्लाह करे सबको फ़ायदा हो। नाज़रीन, आपने अभी जो है कमेंट्स भी सुने और अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कशन का अपने मज़ीद आगाज़ रखेंगे हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद के साथ। आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी आपको बीमारी, रूहानी मसला हो या आपको कोई बीमारी हो, मेडिसिन जो है, हर्बल मेडिसिन जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी चीज़ के लिए आना होगा हाजी साहब का या कॉल करना होगा। आप हमारे साथ ही रहें भी। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में आज हमारे साथ हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब भी हैं, जो आपका जो है इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हर्ब्स के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, रूहानियत के ज़रिए। कई ऐसी बीमारियां होती हैं, अक्सर बताते हैं, कहते हैं 1 हफ्ते के लिए ज़रूर आओ, उसके बाद फिर ये है कि जो बैड ऑराज है ना उनको क्लियर करेंगे और फिर मेडिसिन भी देते हैं, उसके साथ फिर आपके बैड ऑराज क्लियर होने के साथ साथ मतलब बुरी जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं उसको साफ सुथराई होने के बाद फिर मेडिसिन से भी उसका जो है ना काम होता है। तो ये बड़ा एक अच्छा इलाज होता है, दुआ के ज़रिए भी करते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी इनकी दुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है दुआ का भी। नाज़मा कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्यों ड्रॉप हो जाती है, टाइम लग जाता है ना असल में। हाँ चले, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि आज हमारे साथ पेशेंट भी मौजूद है, इनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये हमारी बुजुर्ग हमारे पास तशरीफ लाई, इनको सबसे पहला मसला शुगर का था। ठीक है। शुगर के साथ साथ इनके साइडों पे जो है ना बहुत तकलीफ थी, और ये दोनों साइड इनकी फूट गई, सूज गई थी। ये किडनी की वजह से या वैसे? हाँ बस तो बीमारी तकलीफ थी, फिर उसके बाद अंगूठे का मसला आ गया, शुगर वजह से अंगूठा पक गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इख्तियार की, दुआ खाई, दुआ करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और ज़िंदगी के मसाइल जो थे, जो मुश्किल हालात थे, अल्लाह ताला ने सब सुकून में लाकर अब वो मुश्किल अच्छाई में आ गए। अब वो हालात अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह की मोहब्बत से बहुत अच्छे हुए। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे साथ बैठी हैं, इसका एक ही मकसद है कि लोगों को शफा मिलना, लोगों के मसाइल हल करना।
एक ही मकसद होता है। लेकिन इसमें लोगों का अपना किरदार बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेहनत न करे, ये परहेज़ न करे, ये कोई मतलब अपना ख्याल न रखे, तो हम दवाई देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसने परहेज़ करना है, दवाई खानी है, अपना ख्याल रखना है और कुरान में इलाही जो दी है वो पढ़ना ज़रूरी है, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। बिल्कुल, कंटिन्यू करेंगे नासिर साहब से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी, आप मसला बताएं, बीमारी बताएं, और तो फिर उसके हवाले से हम आपको बताते हैं। जी मैडम, डस्ट एलर्जिक है, ठीक है, उसका कोई देसी इलाज बता दें। और ठीक है, डस्ट एलर्जी है, देसी इलाज बता दें। देखिए, पहली बात तो ये कि इसने ये नहीं बताया इसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अगर इसको ब्लड प्रेशर अगर है तो ये करेले का इस्तेमाल थोड़ा करेंगे, आधा आजकल करेला नहीं हो रहा। मुतवाज़िन बता देता हूँ। हाँ, ये ढूंढ बाजार में खुश्क करेला मिलता है, वो पिसवा के क्या? सूखा हुआ करेला मिलता है बाजार से। अच्छा, पंचसाई दुकान से मिल जाता है, पंसार से मिल वहीं जाएगा। से क्या नाम है, आप खरीद के वहीं पिसवा लो, पिसवा के डब्बे में रखो, चाय का आधा चमचा रोजाना में डालो, पानी पी लो। जबरदस्त, ये तो आपने जबरदस्त काम बता दिया। और ये दूसरी बात है, बड़ी हार्ड है, वो सुबह निहार मुँह आधा चमचा ले लो, लेकिन ये बातें आर्जी हैं, मुस्तकिल नहीं। मुस्तकिल नहीं है, जब तक ठीक हो जाए, जब तक ये अपना इलाज नहीं करवाएंगे। अच्छा, बड़ी हार्ड जो है उसको पीस कर रखें। एक पिसा पाउडर मिलता है, पीसनी बहुत मुश्किल है, पत्थर होता है, बहुत सख्त होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जितनी चीजें बता रहे हैं आपको फौरन फायदा होता है। ठीक है, लेकिन मुस्तकिल हाल दवाई खाने से जो हम दवाइयाँ बना रहे होते हैं इसके लिए, ताकि आपका अंदरूनी तौर पे मजबूत हो जाए, और जहाँ जहाँ तुम्हें कमी हो कमी पूरी हो जाए, तब जाके आप ठीक होते हैं। हार्ड वैसे किस काम आती है ये? हाँ, आपकी बात बहुत अच्छी है। ये कह सकते हैं हार्ट किस काम नहीं आती। अच्छा, हार्ट किस काम नहीं आती। शुगर, ब्लड प्रेशर हार्ट बेहतरीन है, दिमाग के लिए बेहतरीन है, और इसके अलावा वजूद में जो बहुत सारे मसले ऐसे हैं उनके लिए हार्ट बेहतरीन है, लेकिन सब तरीके इस्तेमाल पूछ के किया जाए, खुद से ना किया जाए। अब आपने जो बताया मुस्तकिल नहीं है। एक तो करेला ले लें, उसको भी चुटकी भर या आधा चमचा? नहीं, चाय का आधा चमचा करेला और आधा चमचा बड़ी हार्ट से निहार मुँह हार ले लें, दोपहर को रातों को करेला ले लें। ये इसको डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम काफ़ी हाल हो जाएगा, लेकिन ये लेते रहना है। लेकिन इसका मुस्तकिल हाल ये तब होगा जब आप इसका मुस्तकिल इलाज कराएंगे, अंदर से अपने आप को तैयार करेंगे, आपको वजूद में वो ताकत पैदा हो जाए। आपके एक वो ऑयल भी बहुत अच्छा जो नाक पे लगाते हैं, मैं डेली वो लगाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मुझे भी डस्ट एलर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा से फ़र्क पड़ा। अभी लाहौर में एक बच्ची, उसकी 23 मार्च को शादी है, और उसने पता नहीं कितने ऑपरेशन किया, और बेचारी की नाक भी टेढ़ी हो गई ऑपरेशन करा के। ठीक है, लेकिन वो नाक बंद ही रहती थी। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, उसने इलाज करवाया तो उसकी नाक खुल गई, फर्स्ट क्लास अपनी ज़िंदगी में आ गई। पहले तो पूरा मुंह से सांस लेती है, अब नाक से सांस ले रही है, और खुशी के मैं भी इंतहा। नाक से सांस लेने लग गई हूँ। खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बाजी, आप ये बताइएगा कि आपका जो है कैसे इलाज हुआ, परहेज़ क्या किया, और कितनी दफ़ा आपको जाना हुआ? मुस्तकिल कहते हैं इलाज कराना चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, तो मुस्तकिल इलाज सही तरीके से कराया आपने? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी, यानी कि 100% बेहतरी ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुगर कंट्रोल में आ गई? वैसे भी मैं मतलब ज़ेर इलाज ही रहती हूँ। हाँ, ज़रा सी क्योंकि देखिए शुगर तो एक ऐसी, डायबिटीज़ तो एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती, लेकिन कि उसका जो है डॉक्टर से कहते हैं रुजू करते रहें। जैसे हार्ट की एक बीमारी है, आप रुजू तो करते रहें। वो क्या होता है कि एक दफ़ा गए, वो 3 साल बाद दोबारा डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जब तक दिल बेचारा बिल्कुल ही और बैठता चला जा रहा है। इसी तरह ही शुगर का भी होता है, शुगर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती, कंट्रोल में आप उसको रख नहीं रहे हैं। और उसके बाद भी ये कि मुस्तकिल इलाज जो है वो आपने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है, तो आप जो है हाजी साहब के पास फिर मतलब रेगुलर जाते हैं? कितने अरसे बाद फिर जाना होता है? नहीं, कभी तो मतलब हर 2 से तीसरे दिन भी जा रही होती हूँ, और कभी ऐसे गैप भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही मतलब ज़रा से भी फील होता है कुछ। हाँ। बदपरहेज़ी होती है जब तो जाती हैं, है ना? बदपरहेज़ी होती है ना जब जाती हैं, आती हैं फिर ये, है ना? तकरीबन रोज़ ही दम तो मैं करवा लेती हूँ कि नज़दीक है। माशाल्लाह, नहीं वो तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेडिसिन वगैरह तो अब नहीं खा रही हूँ, अब सिर्फ दम से इलाज हो रहा है। ठीक है। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा झिल्ली से था तो मुझे बायोप्सी के लिए कह दिया गया था, काफ़ी डॉक्टर्स के पास मतलब गए कि आराम नहीं आ रहा है। MIR भी हुआ गुर्दों का, और मैदे के पास एक झिल्ली थी, और यहाँ पर इतनी बड़ी, तो अब वो उसमें पानी भरा यहाँ का मसला यहाँ तक आ गया।
ये भी जरा बताइएगा। हाँ बताएं फिर। यहाँ पे था मेरे पेट में छोटा सा जो MIR में आया, तो क्योंकि ना अल्ट्रासाउंड में वो समझ पा रहे थे डॉक्टर्स और ना एक्सरे में समझ में आ रहा था, फिर MIR का तब भी नहीं समझ में आया। फिर उन्होंने कहा कि ज़ियाउद्दीन आप जाएं और वहाँ पे मतलब पहले बायोप्सी कराने ताकि अंदाज़ा हो जाए। अब बायोप्सी तो फिर मैं यहाँ पर अपनी बहन के तवज्जो से पहुँची थी ना भाई साहब के पास, तो जब यहाँ पर आई तो सर ने तो मुझे मना कर दिया कि नहीं बायोप्सी वगैरह नहीं कराओ, इंशाल्लाह आराम हो जाए। 3 महीने तो मैंने दवाई खाई और वैसे तो मुझे 7 दिन में ही रिज़ल्ट आ गया था कि वो तकलीफ़ ही ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर शदीद तकलीफ़, बैठ ही नहीं सकती थी और ना ऐसे इस तरह से ज़रा सा भी चुकूँ तो यहाँ वो जो झिल्ली थी वो मुझे बहुत तकलीफ़ देने लगती थी। अच्छा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं फील भी नहीं होती है, ना मेदे में ऐसा कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बहुत बेहतर हो गया सारा। हाँ, तकरीबन मुझे जो फील होता है वो बिल्कुल अब ख़त्म ही हो गया लगता है। हाँ। अब नहीं कोई ऐसा फील हो रहा। ये क्या मतलब मसला होता है कि आपका? देखिए इससे हज़ारों मसाइल हैं, हज़ारों मरीज़ आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के मिलेंगे। दिमाग में उनकी तकलीफ़ है, एक ज़माने से तकलीफ़ चल रही है, ज़माने से तकलीफ़ चल रही है, उनके सुनिए टेस्ट हो गए, लाखों रुपए खर्च हो गए सारे, लेकिन जवाब ना आ सका। लेकिन एक काम जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका इलाज शुरू हुआ तो अल्लाह ने करम किया, बिल्कुल ठीक हुआ। यानी ये मसाला है कि एक बुज़ुर्ग है, उनकी तकरीबन 30-32 साल से सर में दर्द नहीं ख़त्म हो रहा था, 30-32 साल। और ये अक्सर औकात पता नहीं चलता कि ये सर दर्द हो क्यों रहा है, और फिर तो उनका इलाज हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में खास। कॉलर से बात कर लें जी जरा, कर। बिना चले जाते हैं कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम लिया है, मैं किसी से बात कर रही हूँ। जी सवाल करें ना, फिर टाइम जल्दी चला जाता है। मैं ये कह रही हूँ, मेरे जो जिगर है मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें डॉक्टर ने कहा है चर्बी है आपकी, तो अब ये बताइए मेरा क्या इलाज होगा, बस ये बताइए। और ये जो जिगर पे चर्बी, फैटी लिवर हो गया ना। कराची में रहती है? जी कराची में रहती हूँ। तो बस ठीक है, फिर आप हाजी अख्तरज़ादा दीन मोहम्मद के पास एक्चुअली आप जाएं। देखें, हम भी कहते हैं कि जिस तरह आप जब तक जाएंगे नहीं, आपका इलाज जो है ना उस तरह से हो नहीं सकेगा। एक दफ़ा जाके दिखाएं तो सही, क्योंकि देखिए दिखाने के तो कोई आपको चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो आप जाके दिखाएं, फिर मेडिसिन जो होंगी वो आपको फिर दी जाएंगी, फिर उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो फिर अलग बात होती है। सिर्फ हमारे पास मेडिसिन चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, कोई फीस कुछ नहीं है। और कोई फीस नहीं, कम से कम आप आके दिखाएं तो सही। सबसे पहले हम यही कहते हैं कि प्लीज़ आप जो है ना क्लिनिक ज़रूर जाएं, वहाँ जाके आप दिखाएं। और आपका क्लिनिक है बहादुराबाद में, 4 मीनार चुरंगी सिलानी वाली गली में, और पिज्जा एक्सपो पिज्जा के बीच में, सिलानी और एक्सपो पिज्जा के बीच में गली एक ही है, उन दोनों के बीच वाली जो बिल्डिंग है वहाँ बोर्ड लगा हुआ है अलखाज अख्तरज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। दोपहर 2 से 8 रोज़ाना का टाइम है, पीर से हफ्ता दोपहर 2 से 8, एतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है जी। अभी मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम तो नहीं आ गया, हम दुआ करने लगे थे, क्या करें अभी? दे दूँ? ठीक, ये दे जज़ाकल्लाह। ये लीजिएगा। शुरू कर दें, दुआ शुरू करें। हाँ जी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैं पहले लोगों को बता दूं, जी। दुआ का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। आपको जहाँ भी पेन है, किसी को अगर सीने में दर्द है तो सीने पे हाथ रख ले, किसी को कमर में दर्द है कमर में हाथ रख ले, किसी को घुटनों में दर्द है घुटनों में हाथ रख ले। और जिस तरह जो भी रोज़ी रोटी रिस्क के लिए जो मांगना चाह रहे हैं, या किसी के सर में दर्द है, कमर में, मोहरों में, कहीं पर भी, तो ऐसे हाथ रख लें, ठीक है। और अगर जिसके सर में दर्द है तो दोनों हाथ सर पे रख लें, इस तरह, ठीक है ना जी। शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की दर्द की बीमारी जिन जात मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब जो, सारी कायनात इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान तायब हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। जादू करने के नाले मर्जून दिल दिमाग फट जाएँ, जिन पर जादू मुकलात छोड़े हुए सारे जिन्नात मुकलात ख़त्म हो जाएँ, सारी दुनिया के इंसानों को शिफा मिले, सबकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, मुकम्मल ख़त्म हो बीमारियाँ। दुनिया जहान में जो भी जहाँ भी जिस मज़हब से भी है, जिस मुल्क में उसे मुकम्मल शिफा मिले। जितनी भी दुनिया में ज़िंदा चीज़ें, इंसान, जन्नात हैं, हैवानात हैं, जो भी ज़िंदा चीज़ें, सबको मुकम्मल शिफा मिले, सब रोज़ी कुशादा और हमेशा कुशादा रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। सब की बीमारी जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ें, सब की बीमारी जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ें,
تکلیف بیماری جائے تو ختم سب روزی کو شادہ مشہ کو شادہ رہے. آمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں, چھوڑ دوبارہ پکڑیں جی, چھوڑ دیں. چلے جی, ابھی ہم دعا کا سلسلہ یہ جی بالکل ہے, یہ کیا نام ہے, دعا ہو گئی ہے. لیکن تمام لوگ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کو ریکارڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لیں. جس کو جہاں بھی تکلیف ہے اپنے سامنے یہ پروگرام لگائیں اور یہ کریں, بالکل اسی لمحے شفا ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اس سمجھ لو کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دنیا جہان میں جہاں بھی جو بھی ہے, جس مذہب سے بھی ہے, اس کے لیے یہ دعا ضرور کریں. ٹھیک ہے جی, چلیں ہم بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد واپس ملیں گے, کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین, ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں بہت ساری کالز آئی جا رہی ہیں. اگر ابھی کافی کال نہیں مل پا رہی ہے تو اسکرین پر حاجی اخوندزادہ دین محمد صاحب کا نمبر جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے, چل رہا ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. ابھی بھی مینجمنٹ ان کی جو ہے وہ وہاں پر گفتگو لوگوں سے کر رہی ہوگی, تو آپ ان سے جو ہے جو آپ کو ڈیٹیلز لینی ہے وہ آپ بالکل ڈیٹیلز لیں اور آپ معلومات آپ حاصل کرتے رہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ نے آنا ہے, ملنا ہے, تو 2 بجے سے 8 بجے تک بہادر آباد چورنگی پہ ان کا کلینک ہے. سیلانی جو ویلفیئر ہے وہ ایک طرف, اور ایک طرف جو ہے ایکسپو پیزا, اس کی بیچ والی گلی میں جو ہے, بیچ والی بلڈنگ میں, نہیں بیچ والی گلی, ان دونوں کی گلی میں بیچ والی ایک بلڈنگ ہوگی. وہاں پر جو ہے لکھا بھی, بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے, آرام سے کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو وہاں پر بتا بھی دیں گے. اور آپ ایزیلی جو ہے وہاں پر ایکسیس آپ آ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے 2 سے 8 کے درمیان, سنڈیز 10 سے 2, صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں آپ کے لیے سنڈیز بھی جو ہے نا وہ انہوں نے چھٹی نہیں رکھی ہے. خدمت کرنی ہے نا قوم کی, انسان کی بقا چاہیے. وہ یہ چھٹی والے دن ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے ایزی بھی ہو جاتا ہے نا. دیکھیں بہت سے لوگوں عام دنوں میں نہیں آ سکتے, آپ کی بات درست ہے, تو چھٹی والے دن وہ آ جاتے ہیں, تو آ کے ان کو 1 ہفتے کی ان کو دوائی مل جاتی ہے, 10 دن کی دوائی مل جاتی ہے. اس طریقے سے ان کا علاج ہو جاتا ہے اور ان کو وقت ایزی ہو جاتا ہے پھر نا. ہاں یہ بات بھی ہے نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے بھی بات کر لی کہ ڈفرینٹ علاج جو ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے علاج بھی بتائیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ کوئی علاج جو ہے وہ آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ روحانیت سے بھی ریلیٹڈ ہے, کچھ اس کا جو ہے اورا ویک ہوا ہوا ہے یا کچھ اس طرح؟ دیکھیں جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلی بات ہے نازیہ, میری کوئی دعا قرآن پاک پڑھے بغیر نہیں ہوتے. ہر دعا پہ کلام الہی پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جو ہمارے علاج میں روحانی جسمانی دونوں علاج ہیں. کلام الہی سے بھی علاج کرتے ہیں, جڑی بوٹی سے بھی کرتے ہیں. جن پہ جن جادو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, جن پہ اثرات ہیں وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں, اور جو کے نقصانات ہیں وہ دوائیوں سے کور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے روحانی جسمانی دونوں علاج کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, بڑی کہ اللہ نے کامیابی دی اور ہمیشہ کامیابی دی. اللہ ہمیشہ کامیاب رکھے. کیسے بھی مریض آئے لیکن اللہ نے ان کو شفا دی, شفا پا کے گئے. چاہے ان پہ جادو تھا, جن تھا, جو بھی تھا, ان کو شفا ملی. بیماری تھی, شفا ملی. شفا رب نے ہر جگہ تقسیم کی ہوئی ہے, الگ لوگوں کے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے. جہاں اگر میں بیمار ہوں, میں 10 لوگوں کے پاس جاؤں گا تو کسی ایک کے پاس شفا ہوگی. اس طرح عام آدمی بھی 10 لوگوں کے پاس گیا, 20 کے پاس گیا, 100 کے پاس گیا, لیکن شفا جہاں لکھی ان کو وہاں سے ملے گی. اب ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جسے ہمارے ساتھ بزرگ بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہوا کہ جس مریض کی ہمیں یہ امید نہیں ہوتی یہ کل تک بھی پتہ نہیں رہے نہ رہے, وہ دوسرے دن وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے الحمدللہ. اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے, بولتے ہیں یار یہ تو 1-2 گھنٹے کی بعد ٹھیک ہو جائے گا, وہ پورا ہفتہ لے جاتا ہے. دعا سب کی جیسی ہوتی ہے جو مریضوں کو دیتے ہیں. کلام الہی پڑھنے دیتے ہیں, مسلمان پڑھتے ہیں, غیر مسلم کو پڑھ کے دیتے ہیں. آنے والا مسلم غیر مسلم سبھی, میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں سارے مسلم غیر مسلم سبھی آتے ہیں, سبھی کا علاج ہوتا ہے الحمدللہ. ہوتا ہے قرآن سے, ہوتا ہے جڑی بوٹی سے ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ضروری ہے کہ آپ اپنا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو اورا کلیئر کرنے بھی ضرور آئیں, اورا بھی کلیئر کرنے آئیں, پھر آپ کو جو بیماری ہے اس کے حوالے سے بھی پھر آپ جو ہے وہ بات کریں. تو یہ کہ آپ کا ایک ہی وقت میں کہتے ہیں نا دعا اور دوا دونوں ضروری ہوتے ہیں. ایسی بڑے کام کی بات بتا دوں, آپ کو بھی کام آئے گی, سننے والوں بھی کام آئے گی. بالکل. جب ہم لوگ عام مریض کوئی بھی ہے جا کے ٹیسٹ آتے ہیں, اس کی میڈیکل رپورٹ بالکل صاف آتی ہے, وہ بندہ مر رہا ہوتا ہے. کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں, سبھی رپورٹیں ٹھیک تھی, پھر مر چکے ہیں. وجہ کیا ہے اللہ جانتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں, جب یہ بتاتے ہیں جی ہم اتنے بیمار ہیں, اتنی تکلیف ہے, لیکن ہماری تمام رپورٹیں کلیئر ہے کہ پھر بھی ہم بیمار ہیں,
بعض اوقات یہ چیز ہمارے آتی ہے مشاہدے پہ، جن پہ گندے اثرات، جنات چھوڑے ہوئے ہیں، موکلات چھوڑے ہوئے ہیں یا جادو کیا ہوتا ہے، جب ان کو مسلسل ڈیمیج کرتے چلے جاتے ہیں، مسلسل ڈیمیج کیے جا رہے ہوتے ہیں، جب وہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، انہیں شفا ملتی ہے، وہ سب چیزیں ہٹ جاتی ہیں، وہ آدمی شفا پانے لگتا ہے، اپنی زندگی میں آ جاتا ہے، فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے بھی بات کر لی تھی، اس طرح کچھ فیٹی لیور کا انہوں نے کہا، ان لوگوں کے لیے کیا کھانے کے لیے کیا چیز بہتر ہوتی ہے، کہ کیا کھانا چاہیے؟ فیٹی لیور کے لیے سب سے بہترین کام ہے کہ وہ ٹنڈا لوکی توری کریلا چاہے سبزی استعمال کرے، گوشت نہیں کرے، کوئی گوشت نہ کرے، چکن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لال مرچ، کالی مرچ، ٹماٹر کا استعمال بند کر دے، ادرک، لہسن، پیاز، ہری مرچ، دھنیا، پودینہ، زیرہ، دال چینی، یہ چیزیں سب استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرے کہ وہ بغیر ڈیری پروڈکٹس کھا سکتے ہیں، ہاں چیز یا کوئی ایسی چیز؟ نہیں، سب چھوڑو، ضرورت نہیں ہے، صرف یہ چیزیں 4 چیزیں استعمال کرے۔ اس میں کرنا کیا ہے، یہ فیٹی لیور والے بغیر تیل بغیر گھی کے اگر استعمال کریں گے، اچھا بنا کے کھائیں، ٹیسٹی بنا کے کھائیں گے، ادرک، لہسن، پیاز، دھنیا ڈالیں گے تو اچھا پک جائے گا، اس میں کڑی پتہ ہے وہ بھی استعمال کریں، اس میں یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ وہ جتنی بھی چربی ہو کم ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت لمبے ٹائم کے بعد، لیکن جو ہمارے پاس علاج ہوتا ہے اس کا ہمارا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ جیسے فرض کریں ہیپیٹائٹس سی کا مریض آتا ہے، اس کا جو ہے نا جس ہم لوگوں کے پیٹ جو ہے نا گھٹنوں سے آگے جا چکا ہوتا ہے، وہ جتنا اس کا ٹوٹل وزن ہوتا ہے اس کا 2 گنا زیادہ اس کے پیٹ کا وزن ہو جاتا ہے، کیونکہ جا چکا نہیں، لٹ کے جا چکا ہوتا ہے۔ جب اسی شخص کی عورت مرد کا علاج ہوتا ہے، علاج ہونے کے بعد اپنی زندگی میں آتا ہے، پیٹ یہاں سے آ کے بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس سلمان صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہے، پرانے بالکل، اس کا بھی ایسے تھا، تو الحمدللہ جب اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہے، زندگی بہترین ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے لیے پھل کون سے کھانے ہوتے ہیں؟ سبزی تو آپ نے بتا دی، پھل کون سے کھائیں؟ دیکھیں پھل میں اگر کسی کو شوگر نہیں ہے تو سیب اس کے لیے، سیب ہے، مالٹا موسمبی ہے، یہ چیزیں۔ گریپ فروٹ بھی کھا سکتے ہیں؟ گریپ فروٹ کھا سکتے ہیں، لیکن گریپ فروٹ لمٹ میں کھائیں، کہ جن کو درد ہے گریپ فروٹ کبھی کبھی اس دردوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے جی اس میں، اس لیے ہم گریپ فروٹ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ مالٹا موسمبی ہے، کنو ہے، یہ موسم میں پھل استعمال کریں، سیب استعمال کریں، کہ شوگر والا سیب استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا شوگر والا سیب، اس سے مسلسل شوگر بڑھتی رہتی ہے، میٹھا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ تمام لوگ کوشش کریں کہ روزانہ جتنا چل سکتے ہیں گھر میں چلیں، باہر چلیں، پارک میں چلتے رہیں، جہاں موقع ملے چلیں، چلتے رہیں، اور چلنے کے ساتھ ساتھ اٹھنے بیٹھے کام کرنے سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یعنی کچھ چیز گری، اٹھا لی، اٹھے بیٹھے، جھاڑو پوچھے کام کیا، یا کوئی ایسا کام کیا، اس سے اٹھنا بیٹھنا ہے، کچھ چیز رکھنی ہے، اٹھانی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بہترین ورزش ہے، بہترین پیکج ہے۔ سبز چائے کیسی ہوتی ہے ان کے لیے؟ جی سبز چائے نہیں، قطعاً میں 2 لفظ میں بولوں گا، جس نے اپنا برباد کرنا، کتنے ہمارے پاس آتے ہیں برباد کیے ہوئے آتے ہیں نا، وہ سب چائے پی کے وزن کم کرنے کے چکر میں نا ان کا معدہ پھٹ چکا ہوتا ہے، کئی لوگ تو منہ سے خون آ کے ختم ہوا۔ سب چائے سے بہتر ہے کہ آپ کالی چائے پی لیں، مطلب چائے پی لیں، اس پہ آپ دودھ نہ ڈالیں، لیکن ہلکی پتی ڈالیں، وہ آپ کو اس سے کم نقصان کرے گی، بہت کم نقصان کرے گی۔ مطلب لیکن چائے نہ پیئیں تو بہتر، آپ یہ کہتے ہیں؟ چائے دیکھیں نہ پینا بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، گھر جا کے پریکٹیکل کرنا، اگلے بدھ کو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا، آپ اتنا سا کپڑا لے لو 2 انچ کا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک ایسا چائے میں ڈبو کے نکال دو، دوسرے کعوے میں ڈبو کے نکال دو، بلیک ٹی میں، ٹھیک ہے۔ نکالنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے بعد اس کو دھو لو، جو چائے والا دودھ والی چائے ہے وہ داغ آپ کو جہاں ہے وہ وہیں ملے گا، دودھ والی چائے جی، اور بغیر دودھ والی اور اس کا جو داغ آپ کو 80% نہیں ملے گا۔ آپ یہی چیز آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ جب ہم چائے پیتے ہیں نا، ہماری زبان کیسی ہوتی ہے، ہمارا گالا کیسا ہوتا ہے، ہمارے جب اگر تھوکتے ہیں تو وہ تھوک میں کیا نکلتا ہے، یہ لوگوں کو الٹی ہو جاتی ہے تو ان کو چائے نہیں لیکن بلکہ ہلدی نکل رہی ہوتی ہے، اور جن لوگ پھر یہ لوگ پیتے ہیں کہ جو ان کا پیشاب ہے بدبودار پیشاب آتا ہے، اور بار بار آتا ہے، 2 قطرے پیشاب آتا ہے، یعنی 2 قطرے پیشاب چیخیں نکلتے ہیں، مجھے بہت زیادہ پیشاب آ جاتے ہیں، 2 3 4 قطرے نکلتے ہیں، 1 چمچہ نکلتے ہیں۔ چائے چھوڑنے سے آپ کو 50% بغیر کسی میڈیسنس کے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں رات کو بار پیشاب کے اٹھتے ہیں وہ چائے چھوڑ دیں، 1 ہفتہ چھوڑ دیں، اور آج پاکستان میں بدھ، آئندہ بھی انشاءاللہ بدھ ہوگا، 1 ہفتہ چائے چھوڑ کے آئندہ سے بتا دیں کہ چائے چھوڑنے کے بعد ان کو کتنی بہتری آئی۔ ٹھیک ہے، چلیں ہمارے سے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کیا کہیں گی؟
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाएं। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है, इनका नाम क्या है? हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब, आप हाजी साहब भी कह सकते हैं। नाम लिखने हाजी साहब। और डॉक्टर साहब मैं आपसे बात कर। जी जी मेरे बुजुर्ग हुक्म करें, मैं सुन रहा हूँ, बात सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे ना 4-5 महीने हो गए, मैं टांग में ना उल्टी टांग में बहुत शदीद दर्द है, एक नस डैमेज हो गई ना। आप क्या चीज बोल रही हैं? हाँ MRI भी कराया है और वो कुछ आराम नहीं आ रहे। मेरे बुजुर्ग एक छोटी सी बात सुन लें, छोटी सी बात सुन लें। आपको जितनी भी तकलीफ है आप इसी हालत में मेरे पास आ जाएं। कोई पेन किलर खा के मत आना, जिस हालत में हो उसी दर्द में आना। हाँ, हाँ। इंशाल्लाह 2 बोतलें पानी लेके आना। दोपहर 2 से 8 का टाइम रोजाना का होता है, पीर से हफ्ता, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पे मेरा ईमान है कि मेरे पास से अब हंसती मुस्कुराती हो जाएंगी। हाँ ठीक है, बस आपने आ जाना है, ठीक है ना? इंशाल्लाह, ठीक है। बेहतरीन ये कि आपके लिए बेहतरीन ये होगा कि अब आप आएंगे ना तो आपका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से होगा। किसी को अगर एड्रेस समझ नहीं आया तो फोन कर हाँ बिल्कुल, और क्या आपके नंबर तो चल ही रहे हैं ना। चल रहे हैं, उसमें फोन कर पूछ रहे हैं भाई एड्रेस क्या है और किस टाइम बैठते हैं। सब जो साथी वहाँ काम कर रहे हैं, जो सब सवाल जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये देखें इसमें उन्होंने बात की तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि आपके इसी मेट्रो चैनल पे 5-6 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था, कराची का प्राइवेट बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसकी स्टाफ नर्स, उसकी टांग में तकलीफ हुई थी, हमारे प्रोग्राम में आ चुकी थी, अस्पताल का नाम नहीं था, बिल्कुल वो अल्फाज A to Z हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कमर में मोरे में नस दब रही है, ऑपरेट करेंगे, 1.25 लाख आप देंगे, 3.25 लाख हॉस्पिटल बर्दाश्त करेगा, 6 लाख का खर्चा उन्होंने 1.25 लाख दे दिया। 3.25 लाख अस्पताल ने ऑपरेशन करने के बाद दोनों टांगें बेकार हो गई। आप वो चल तो फिर ये कि तड़प के चल रही है और हाई डोज पेन किलर हर 2 घंटे बाद वो खा रही थी, उसके मुंह से खून आने लग गया। बिल आखिर उस बच्ची को, शादीशुदा 2-3 बच्चों की माँ है, तो उसको उन्होंने पागल खाने का रुख कराना शुरू किया। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको नफसाती मसलों के वहाँ भेजा जाए। वो कहीं से हमारा टीवी प्रोग्राम देखे हमारे पास आ चुकी हैं, तो जब आई तो आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद उनको बोला कि अपना मेडिकल रिपोर्ट बैठाओ। हाँ मुझे पागल खाने भेज रहे थे, आज मैं ठीक हूँ। क्या जवाब आता हमारे पास? सारे के सारों को चुप लगी, एक शख्स नहीं बोला। देखो मेरा दावा नहीं, मैं मासूम दरवेश फ़कीर आदमी, मेरी कोशिश शिफा रब देता है, लेकिन ज़िंदगी में जो लाखों लोगों का इलाज, लाखों का 2-4 का नहीं हुआ, लाखों लोगों का इलाज हुआ और उनको फ़ायदा भी हासिल हुआ और हज़ारों लोगों की जहाँ औलादें नहीं थी उनके ऊपर जब बंदिश थी, असरात थे, जो भी था, तो वो चीज़ें जो है ख़त्म हुई और बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं एक बार फिर बता दूं, जिनको भी मुलाकात करनी है 2 से 8 बजे बहादुराबाद चौरंगी के पास सिलानी है, सिलानी और एक्सपो पिज़्ज़ा की गली में ही है, और आप वहाँ पर जा सकते हैं हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद के पास। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहन बहुत बहुत शुक्रिया शुभ तशरीफ लाने का, इन्फॉर्मेशन देने का। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगले से फिर मुलाकात होगी। और नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे भी कल मुलाकात हो रही है नए पैगामात के साथ, नए आपको जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें Metro One न्यूज़। और नाज़िया मलिक टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।